तो ऐसा है, हम लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था इंडेमनिटी का, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा करता है कि मैं तुम्हारे होने वाले नुकसान की भरपाई कर दूंगा। यहाँ पे जो वादा करता है इसमें 3 प्रकार के नुकसान कवर होते हैं। डैमेजेस, नॉर्मल जो नुकसान होता है, कॉस्ट ऑफ सूट और कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सूट। फिर हमने देखा था वैसे डेफिनेशन बहुत नैरो है, वो सिर्फ बोलती है जब इंसान के कारण अगर नुकसान होगा तो कवर किया जाएगा, बट इसको वाइडर मीनिंग दिया गया है और इसीलिए अगर इंसान के कारण नुकसान नहीं है तो भी इसमें कवर होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि पहले खर्चा किया जाए और बाद में रियम्बर्समेंट हो, डायरेक्टली भी हम क्लेम कर सकते हैं। अगर हमको पक्का पता है कि नुकसान होने ही वाला है तो ऐसे केस में डायरेक्टली पैसे मांगे जा सकते हैं। फिर गारंटी, इंडेमनिटी तो कोई खास काम का नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें हमने देखा ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता था। तो इसमें हमने देखा है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गुड्स लेने जाता है तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं तुमको जानता नहीं, इसीलिए तुम मेरे को एक सिक्योरिटी दो। इसीलिए वो एस के पास जाता है और एस बोलता है कि ठीक है तुम इसको गुड्स दे दो, ये बराबर टाइम पे रीपे कर देगा, और अगर ये नहीं करता है तो ऐसे केस में मेरे से पैसे ले जाना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, इसके बोलने पे ये कार्य किया गया था, इसीलिए देयर वाज अ कंसिडरेशन। जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, जिसको गारंटी दी जाती है वो क्रेडिटर, और जो गारंटी देता है उसको बोलते हैं श्योरिटी। हमेशा एक प्रिंसिपल डेप्ट वहाँ पे रहेगा, हमेशा इसकी प्राइमरी लायबिलिटी है, अगर ये पे नहीं करेगा तब इसके पास जाएंगे और ये लायबल हो जाएगा। फिर अगर ये पे कर देगा तो इसको यहाँ पे क्लेम करने का अधिकार है, इसको ही हम प्यार से इंडेमनिटी बोलते थे। तो देर आर 3 पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और देर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 कॉन्ट्रैक्ट बन के एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता है। तो ये हमने देखा, एक एक करके पूरे पॉइंट्स देखे थे। एसेंशियल एलिमेंट्स में सब चीज़ें होना चाहिए, कंसिडरेशन लेकिन अलग से नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल डेटर जो है इनकॉम्पिटेंट रहा तो भी चलता है, ये भी हमने बाद में देखा। माइनर अगर है प्रिंसिपल डेटर तो क्या क्या रूल्स हो सकते हैं वो अपन ने देखे डिटेल में। फिर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी देखा हमने, और ओरल और रिटर्न दोनों चलता है, लेकिन इंग्लिश लॉ में रिटर्न में होना ज़रूरी है। पार्टीज टू अ गारंटी 3 पार्टी होती है, तीनों ने ज्वाइन करना चाहिए। प्रिंसिपल डेप्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी डेटर की रहेगी, सेकेंडरी लायबिलिटी श्योरिटी की रहेगी। फिर जैसे ही श्योरिटी ने पे कर दिया तो प्रिंसिपल डेटर इज लायबल टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, लेकिन राइटफुल अमाउंट के लिए, ये हमने ऑलरेडी देखा। और कंसिडरेशन रहेगा, ये सिंपल था, ये बाद में देखा अपन ने कि मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट अगर किया गया है और उसके कारण गारंटी ले ली गई है तो गारंटी इज इनवैलिड। डिफरेंस बिटवीन देखे थे, बहुत ही आसान था। कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे रिवोक कर सकते हैं, तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन रिवोक किया जा सकता है। आप जानकारी दे दो कि मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूँ तो वहाँ पे वो रिवोक हो जाएगा फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। बट जो चीज़ पहले से हो चुकी है, कर चुके हैं, वो चीज़ के लिए रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। वैसे ही डेथ के केस में भी रिवोकेशन हो जाता है, और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस जिनको हमने बाद में एक एक करके देखा। इसमें हमने देखा, हाँ ये भी पढ़ा फिर, श्योरिटी की जो लायबिलिटी है ये को एक्सटेंसिव होती है। मीन्स अगर प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल, कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसे केसेस में श्योरिटी कैन क्लेम दैट ही इज ऑल्सो नॉट लायबल। फिर हमने माइनर प्रिंसिपल डेटर है तो क्या रूल लगेगा ये देखा था। अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो ऐसे केसेस में श्योरिटी कैन बी हेल्ड लायबल, ये बोला गया था कशिबा वर्सेस श्रीपाद। बट उसके बाद दूसरे जो केसेस हुए थे, मंजू महादेव वर्सेस शिवप्पा मंजू और पेस्टोजी मोदी वर्सेस मेहर भाई, इसमें बोला गया था कि क्योंकि श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, इसीलिए अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो वो कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता, और श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है तो ये अराइज ही नहीं होती जब तक कि डिफॉल्ट नहीं होगा, और इसीलिए बोला गया कि यहाँ पे क्लेम नहीं किया जा सकता। तो अगर श्योरिटी, अगर प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो श्योरिटी से क्लेम नहीं कर सकते, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने ये भी देखा, लेकिन इसका ही जो पूरा समरी है वो निकल के आती है आखिरी लाइन में जो दी है, इट वॉज हेल्ड दैट अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रोवाइड गारंटर फॉर माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। यानी वो तब लायबल होगा जब उसने स्पेसिफिकली बोला है कि भले ही डेटर माइनर है बट मैं पे करूंगा, तो तब वो लायबल रहेगा। बाकी केसेस में वो बोल सकता है कि क्योंकि डेटर माइनर है तो वो लायबल नहीं है तो मैं भी लायबल नहीं रहूँगा। तो ये हमने देखा। फिर ये देखे, श्योरिटी इज कंसिडर्ड एज फेवर्ड डेटर, सिंपल सा टॉपिक था। फिर हमने देखे कैसे कैसे रिवोकेशन होता है, पहला ऑलरेडी देख चुके, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, डेथ ऑफ श्योरिटी और बाद में कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
इसमें हमने देखा पहला था वेरिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, तो ऐसे केसेस में ये जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होता। ये फिर चेंज भले एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर हो, यानी हमने नहीं किया बट अपने आप चेंज हो गया, तो ऐसे केसेस में भी लायबिलिटी से मुक्त हो जाते हैं। रिलीज और डिस्चार्ज से भी मुक्त हो जाते हैं। रिलीज कर देना यानी छोड़ देना, मुक्त कर देना, डिस्चार्ज कर देना, तो ऐसे केसेस में जैसे ही प्रिंसिपल डेटर मुक्त होगा तो साथ में श्योरिटी भी मुक्त हो जाएगा। फिर अरेंजमेंट विद प्रिंसिपल डेटर, अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ एग्रीमेंट किया जाता है टू गिव टाइम टू दी, यानी क्रेडिटर अगर एग्री करता है विद द प्रिंसिपल डेटर कि मैं तुमको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, तो ऐसे केसेस में श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। बट अगर यही एग्रीमेंट किसी थर्ड पार्टी से किया जाएगा तो ऐसे केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। तो ये हमने देखे थे। तो एग्रीमेंट बिटवीन क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर है तब डिस्चार्ज होते हैं, बट थर्ड पार्टी से होगा तो ये डिस्चार्ज नहीं होते। ये अपन ने आगे चल के देखा था। फिर क्रेडिटर अगर कोई ऐसी कार्य करता है जो कि नहीं करने बोला था, कोई वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं करता है, कंडीशंस फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि क्रेडिटर को बोला गया था कि तुम एक बार इसको कैश गिनते हुए देख लेना, और वो नहीं देखता है, तो ऐसे केस में श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। फिर लॉस ऑफ सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी लॉस हो गई, गुम गई, तो ऐसे केसेस में भी लायबिलिटी से मुक्त हो जाते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ द सिक्योरिटी। बट यहाँ पे मैंने खास तौर पे बताया था सिक्योरिटी होना चाहिए जब गारंटी दी गई थी, उसके बाद अगर सिक्योरिटी लिए थे और वो वापस किए तो यहाँ पे मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, फिर बाकी तो सिंपल था, ये बाकी पॉइंट्स थे एक्सेप्शंस। तो ये था अब तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी। तो श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं होंगे? कुछ अपने को क्या करना है? नहीं, अपने को लिखना है, एग्जाम में आएंगा अपने को। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी, तो राइट्स, राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत, नहीं राइट्स यानी अधिकार। तीन प्रकार के राइट्स अराइज होंगे। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर और राइट अगेंस्ट श्योरिटी। सिंपल, देखेंगे बहुत आसान, सभी आसान है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझेगा। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, दो राइट्स उत्पन्न होते हैं। जब एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रिंसिपल डेटर कॉन्ट्रैक्ट करता है विद द क्रेडिटर और श्योरिटी इसमें गारंटी देता है, तो श्योरिटी को दो तरफ से अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार है, और दोनों ही अधिकार कब मिलते हैं? देखो वैसे इसके अधिकार तब तक नहीं है जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा। डिफॉल्ट होगा और वो पे कर देगा ना, तब उसको अधिकार मिलता है अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, नहीं तो प्रिंसिपल डेटर से वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कब उसको अधिकार मिलेंगे? जब क्रेडिटर गया था प्रिंसिपल डेटर के पास और इसने पे नहीं किया और श्योरिटी ने इसको पे कर दिया, तो ऐसे केस में दो अधिकार इसको मिलते हैं। एक अधिकार रहेगा इससे क्लेम करने का, जिसको हमने प्यार से बोला था इंडेमनिटी। ये अधिकार किसके विरुद्ध मिल रहा है इसको? तो प्रिंसिपल डेटर के विरुद्ध। तो प्रिंसिपल डेटर के विरुद्ध ये इंडेमनिटी क्लेम करने का अधिकार रखता है। और दूसरा अधिकार उसको मिलता है इस तरफ से, जिसको हम बोलते हैं सब्रोगेशन। तो ये आपको मैंने बताया था सब्रोगेशन का क्या मतलब था। तो सब्रोगेशन का मतलब था, दिख रहा ना, सब्रोगेशन। तो सब्रोगेशन का मतलब था वो उसके जूतों में खड़ा हो जाता है, मीन्स श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। समझा था? हाँ, एक्चुअल में वही मतलब है उसका, मीन्स वो उसकी जगह ले लेता है, सिंपल। ठीक है, तो जैसे ही श्योरिटी ने पेमेंट किया, श्योरिटी इसके जगह आ गया। मीन्स हर वो अधिकार जो क्रेडिटर को था अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो हर अधिकार अब श्योरिटी को मिल जाएगा अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो ये दोनों ही अधिकार उसको मिल रहे हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। एक है इंडेमनिटी, दूसरा है जो भी इसको अधिकार थे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे रिंग दी गई थी, एक रिंग रखी थी, तो ये रिंग का भी अधिकार है, यहाँ पे श्योरिटी को रिंग देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिंग है इस पे अधिकार अब इसको मिल गया। अगर कल चल के प्रिंसिपल डेटर इंडेमनिफाई नहीं करता है श्योरिटी को, तो श्योरिटी कैन सेल दिस रिंग।
ठीक है, तो रिंग बेच सकता है और बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है, ठीक है, बट बेचा जा सकता है ओनली आफ्टर गिविंग नोटिस, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप उसकी नहीं है, ऐसा है। तो यहां से दो राइट्स निकल के आए, पहला था राइट ऑफ इंडेमनिटी और दूसरा था राइट ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, फिर अगेंस्ट क्रेडिटर देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर हम जंप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी गेट्स वेरियस राइट्स। ठीक है, सच राइट्स आर such rights are of three types as follows. पहला है राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट श्योरिटी यानी यहाँ को श्योरिटी कर दो, मैंने श्योरिटी बोला बट आपको कंफ्यूज होगा, आपने पूछे भी नहीं, बोल दो को श्योरिटी, अब समझेंगा, है ना, मैंने श्योरिटी लिखा, वैसे वो भी सही है बट को श्योरिटी। ठीक है, अब समझ गया होगा, अभी लग रहा होगा क्या है श्योरिटी श्योरिटी, तो अगेंस्ट को श्योरिटी। ठीक है, ऐसा है, इसलिए बोलते पूरा बोलना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए, पूरा बोलते नहीं, पूरा लिखते नहीं, फिर दिक्कत होती है। बोलते ना मिटकरी सर ऐसा, तो सही बोलते हैं, ऐसा है, हाँ पूरा लिखो। फिर राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर। पहला राइट ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन, सब्रोगेशन मीन्स substitution of one party for another as creditor। तो substitution of one party यानी surety for another, वो दूसरे की जगह आ जाएगा, किसकी जगह, क्रेडिटर की जगह, as creditor, तो वो क्रेडिटर बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था श्योरिटी दो है, दोनों रोल अदा करता है वो। ही इज ऑल्सो अ डेटर, उसको फेवर्ड डेटर भी बोलते हैं, और ही इज ऑल्सो अ क्रेडिटर। ठीक है, as soon as he discharges the liability of the principal debtor, he becomes the creditor। ठीक है, so that the new creditor यानी surety, new creditor यानी surety succeeds the former's right। ठीक है, सेक्शन 140 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट lays down, lays यानी चिप्स है, डाउन यानी नीचे गिरी है, नहीं कहाँ गया, अरे हाँ lays down, तो lays डाउन, चिप्स रहती ना, आप खरीद के लाते, हवा खरीद के लाते, थोड़े से चिप्स डाल के दे देते हो, बस वही है। तो लेज डाउन दैट द प्रिंसिपल डेटर हैज, व्हेन द प्रिंसिपल डेटर हैज डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट, तो या तो उसने पेमेंट नहीं किया और परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, फिडेलिटी गारंटी में परफॉर्म नहीं किया, द गारंटीड ड्यूटी एंड द श्योरिटी हैज पेड, एंड द श्योरिटी हैज पेड, श्योरिटी का पे करना जरूरी है, एंड द श्योरिटी हैज पेड the debt or perform the duty, then surety is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor। हर वो अधिकार जो क्रेडिटर को था प्रिंसिपल डेटर के विरुद्ध, वो अब अधिकार मिल जाएगा टू द श्योरिटी। दिस राइट ऑफ श्योरिटी इज कॉल्ड द रूल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कभी आ जाएगा आपको तो आपको समझ में आना चाहिए, वही है। आपको ये याद रहेगा कि श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, आपको ये याद रहेगा, कुछ तो भी सब्रोगेशन पढ़ा था, बट आपको ये याद नहीं आएगा कि यही सब्रोगेशन है। तो जोड़े अलावा एरर होती है, यहाँ पे जोड़े अलावा एरर होती ना, वो जो मैंने बताया था आपको, ये कंसेप्ट है, नाम है, लेकिन मैच नहीं कर पा रहे, बताया था कि नहीं एक टाइम पे, बस वो यहाँ पे होता है कि आपको ये पता है कि हाँ देयर इज अ राइट ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन करके कुछ तो भी होता है, आपको ये भी पता है कि हाँ श्योरिटी जो है उसको पूरे अधिकार मिल जाते क्रेडिटर के, लेकिन आपको ये मैच करने में कभी कभी दिक्कत आती है कि यार ये अधिकार यानी यही था, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़े अलावा एरर सीए एग्जाम्स में होती है, हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, बहुत सारे केस में होता है ऐसा, आपको पता है ना, आप फाउंडेशन सीपीटी करके आए हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझता, कभी कभी होता है ये, खासतौर पर जब शेयर्स डिबेंचर्स आ जाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा क्या बोल रहे हैं, 12% डिबेंचर, रिडीम डेट 18% प्रीमियम, क्या कुछ तो भी तो समझते ही नहीं क्या हो गया वो, तो क्वेश्चन समझना भी दिक्कत का काम होता है। तो मेन वहाँ से भी प्रॉब्लम चालू होती है कि क्वेश्चन ही नहीं समझा यार, कुछ तो भी पूछा था, फिर बाद में अपन बाहर निकलते रूम के, फिर बोलते अरे ये लिखना था, फिर बोलते अरे ये लिखना था क्या, ये तो मेरे को पता था, ऐसा होता है। तो सीए एग्जाम्स में ये ज़्यादा होता है क्योंकि कोर्स वास्ट है।
ठीक है, तो आपको वो जोड़े अलावा एरर वगैरह ये सब हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना रूल ऑफ सब्रोगेशन। इट मीन्स दैट द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, वो उसके जूतों में खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो उसकी जगह ले लेता है, सिंपल वर्ड्स में बोलो तो वो उसकी जगह आ जाता है। तो श्योरिटी क्रेडिटर की जगह आ जाता है, मीन्स हर वो अधिकार जो क्रेडिटर को था अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अब वो हर अधिकार मिल जाएगा टू द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। The Supreme Court has observed about this right as follows: the surety will be entitled to every remedy which the creditor has against the principal debtor to enforce every security, जैसे वो रिंग वगैरह है, वो रिंग भी मांग सकता है वो, and all means of payment, और कोई सिक्योरिटी होगी तो वो भी क्लेम कर सकता है। तो जैसे ही श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया इसको, तो इसको हर वो अधिकार है, जैसे रिंग होगी और कोई सिक्योरिटी रखा होगा, कोई गुड्स प्लेज किए होंगे, तो वो सब मांगे जा सकते हैं। श्योरिटी कैन क्लेम फ्रॉम द क्रेडिटर। तो वही दिया, टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ द क्रेडिटर। अमृतलाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो पहले ये बैंक हुआ करता था स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, अब ये मर्ज हो चुका है इन एसबीआई। पता होगा आपको एसबीआई में मर्ज हो गए बहुत सारे बैंक, ये भी है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये बैंक्स को मर्ज करके शायद फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, सिनर्जी होती है, जब भी ऐसे कोई मर्ज होते हैं, अमलगमेशन होते हैं, तो उससे सिनर्जी होती है, जैसे एक की कोई प्रॉब्लम है दूसरा वो सॉल्व कर देता है, ऐसा होता है। बट यहाँ पे सबकी एक ही प्रॉब्लम है और उनको मर्ज करके कोई मतलब नहीं आता, ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे समझो एक कोई लंगड़ा व्यक्ति है, एक अंधा है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कोई ना कोई हेल्प होगी कि दोनों साथ में कुछ तो भी आगे बढ़ेंगे। एक लंगड़ा था तो देखने वाला उसको बराबर देख के आगे जाएगा। ठीक है, तो लंगड़ा है उसको दिखता है, दूसरे को दिखता नहीं, तो वो दोनों एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि दोनों ही अंधे हैं, ये बैंक भी अंधा है, वो बैंक भी अंधा है, दोनों को आप जोड़ दे रहे हैं तो कोई सिनर्जी नहीं होने वाली। तो ये किया जरूर जा रहा है बट इसका कोई बेनिफिट निकलने के निष्कर्ष नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट इसमें बताया नहीं जा सकता अब ये कहाँ तक सही है। बट एक्चुअल में देखने अगर देखो आप तो इसमें कुछ बेनिफिट निकल नहीं रहा है। मर्ज तो कर दिए लेकिन कुछ खास बात नहीं हो रही, दोनों को ही एक ही प्रॉब्लम है। इसको भी वही बैड लोन्स की प्रॉब्लम है, बैड डेब्ट्स वगैरह की, इसको भी वही प्रॉब्लम है। तो अगर दोनों की सेम प्रॉब्लम है, दोनों को मर्ज करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो इससे सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा होता है, तो ये सोच समझ के करना चाहिए। देखो क्या होता पता नहीं, अब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें हो सकता है किसी की ओपिनियन कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा है। खैर तो जाने दो। तो एसबीटी स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर खास केस लॉ नहीं है, कोई काम का नहीं है, सब्रोगेशन काम का है। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने खुद भी देखा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बट कभी आ गया अगर कि राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है बताओ, या स्टेट द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, तो आपको ये लिखते आना चाहिए, दो राइट्स है, राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी। बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे। डायरेक्टली आपको केस स्टडी पूछ लेते हैं और केस स्टडी के बेसिस पे आपको आंसर लिखना पड़ता है, वो आसान हो जाता है। अब और ऐसा ही आएगा, देखो दूसरा है राइट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी सेक्शन 145, सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चिप्स गिरे हैं, लेज डाउन that in every contract of guarantee, हर contract of guarantee में there is an implied promise, implied by the principal debtor to indemnify the surety। तो ये छुपा हुआ होता है, आप बोलो या ना बोलो, there will always be a implied indemnity contract। ठीक है, तो यहाँ indemnity रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा श्योरिटी बोलेगा नहीं कि देखो मैं पे करूंगा तो तुमसे रिकवर करूंगा, बिना बोले ही कैन रिकवर। तो implied होता है, डीम्ड दिया है। And the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever amount he has rightfully paid, rightfully paid, rightfully paid। ठीक है, under the guarantee, but no amount which he has paid wrongfully, wrongfully, wrongfully। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दिया है, S guarantees to C, तो ये यहीं बना लेता हूँ मैं। S है, उसने C को गारंटी दिया to the extent of 3000 पेमेंट फॉर शुगर टू बी सप्लाइड बाय C टू D। तो C D को कुछ शुगर सप्लाई करने वाला है और इसको गारंटी दिया है S ने। देन C सप्लाइज टू D शुगर फॉर 2000 एंड obtains फ्रॉम S पेमेंट ऑफ 3000 इन रेस्पेक्ट ऑफ शुगर सप्लाइड। S कैनॉट रिकवर फ्रॉम D मोर देन 2000। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ,
सी सप्लाइड टू डी शुगर ऑफ 2000, इसने 2000 का शुगर बेचा था, ठीक है, तो यहाँ 2000 का उसने शुगर बेचा था, ठीक है, तो 2000 लेने का अधिकार है। बट ऑप्टेन्स फ्रॉम एस, एस से जाके उसने रिकवर कर लिया 3000। अब सवाल यह है कि डी से अब एस कितना रिकवर कर सकता है? 2000, बस सिंपल वही बोला है। और बाकी 1000 डूब जाएगा क्या? नहीं, वो सी से रिकवर कर लेगा। सी को बोलेगा तुमने गलती से पैसा ज़्यादा ले लिए, या डरा धमका के, कोर्शन या गलती दोनों से, दोनों कवर होता है इसमें। सेक्शन नंबर 72 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पिछले साल पढ़ा था आपने, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें देखे थे ना अपन ने कि मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, वो वापस लिया जा सकता है। याद है कि नहीं ऐसा कुछ? रेलवे कंपनी थी, पैसा नहीं दे रही थी या गुड्स नहीं दे रही थी, तो उसको इलीगल चार्ज देके गुड्स लेके आना पड़ा, ऐसा कुछ तो भी पढ़ा था आपने, ठीक है, ऐसा है, तो सब कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर लेड डाउन। द क्लेम ऑफ द श्योरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉलर अमाउंट विच ही मे हैव पेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, यानी वही है, जितना उसको पेएबल है उतना पे करेगा तभी रिकवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2000 पेएबल है तो सिर्फ 2000 रिकवर किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। श्योरिटी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर हायर अमाउंट देन व्हाट ही हैज पेड, तो इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता, बट इवन अगर ऑलरेडी इसकी लायबिलिटी कम थी तो यहाँ पे इसको कम रिकवर करने का भी अधिकार रहेगा। फिर श्योरिटी कैन ऑल्सो क्लेम इंडेमनिटी फॉर एनी स्पेशल डैमेजेस, तो यहाँ पे हो सकता है इसको प्लस कोई खर्चा भी देना पड़ा, डैमेजेस, तो डैमेजेस भी रिकवर किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट वगैरह है, तो श्योरिटी से जो क्रेडिटर है उसने इंटरेस्ट के साथ वसूल किया और कोई चार्जेस भी क्लेम किया, तो ये सब भी रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। फिर श्योरिटी कैन क्लेम इवन इफ ही हैज पेड अ टाइम बार्ड डेब्ट, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, बट यहाँ पे अलग अलग व्यूज है, कुछ लोग नहीं भी मानते, कुछ लोग मानते हैं कि टाइम बार्ड डेब्ट पे किया है तो नहीं रिकवर किया जा सकता, बट मैंने आपको रीजन बताया था कि टाइम बार्ड डेब्ट पे किया है तो भी रिकवर कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में आप यही डिसीजन पाओगे, क्योंकि इसने अगर टाइम बार्ड डेब्ट पे किया तो इसको अधिकार होता है इसके अगेंस्ट, और ये जीवित कब होता? जब इसने पे किया, तो इसने पे किया तो यहाँ पे अब इसको राइट मिला है, तो ये टाइम बार्ड नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लॉजिक से भी देखो तो इसको रिकवर करने का यहाँ से 3 साल मिलना चाहिए जब उसने यहाँ से पेमेंट किया था, ठीक है, तो इसीलिए ये टाइम बार्ड नहीं माना जाना चाहिए, तो ऐसा है। बट स्टिल देयर आर कॉन्ट्ररी व्यूज, तो श्योरिटी कैन क्लेम इवन इफ ही हैज पेड अ टाइम बार्ड डेब्ट एज इट इज अ राइटफुल पेमेंट, दो देयर आर कॉन्ट्ररी व्यूज ऑन दिस इशू, ठीक है। तो आप भी ऐसा लिख दोगे अगर आया कभी तो, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं, बताया था मैंने। अब एक और खास बात समझो, श्योरिटी ने यहाँ क्रेडिटर को सिर्फ लिख के दे दिया कि हाँ मैं तुमको पैसा दूंगा, प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट कर दिया कि मैं आने वाली 20 तारीख को तुमको इतना इतना पैसा दे दूंगा। सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ प्रॉमिसरी नोट दे देगा तो क्या श्योरिटी को अधिकार है प्रिंसिपल डेटर से क्लेम करने के? तो आंसर है नहीं, देयर मस्ट बी एन एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट जब तक नहीं होगा तब तक इसको ये अधिकार नहीं मिलते, ठीक है, तो एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए। तो वही बताया है आगे, ये भी कोई खास काम का केस नहीं है बट पढ़ लेते हैं। इन ऑल द अबव केसेस श्योरिटी कैन क्लेम रियम्बर्समेंट ओनली इफ, सिर्फ तब, एक्चुअल पेमेंट हैव बीन मेड एंड नॉट वेयर ही हैज मियरली एग्जीक्यूटेड प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है। पंथ नारायण मूर्ति वर्सेस मरिमुथु नाम है, ठीक है। तो सिंपल से है पॉइंट्स, काम का नहीं है केस, जो काम के रहेंगे बताऊंगा मैं, जैसे कालिया पेरुमल काम का था बताया था, और भी कुछ कुछ काम के रहेंगे वो मैं बताऊंगा, जो याद रखना है वो अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, श्योरिटी को राइट है अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो यहां पे फिर से प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है और श्योरिटी है। समझो यहां पे रिंग दी गई थी, क्रेडिटर जाता है, प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं देता है, तो श्योरिटी इसके पास जाके पेमेंट कर देता है, पे करता है, पेड, तो इसने पे किया। जैसे इसने पे किया, यहां क्रेडिटर की जिम्मेदारी है, क्रेडिटर ने ये जो सिक्योरिटी थी ना, ये सिक्योरिटी दे देना चाहिए टू द श्योरिटी, ठीक है। तो ये अब क्रेडिटर के अगेंस्ट राइट है,
ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट है, राइट टू सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो भी सिक्योरिटी है, ये रिंग है या और कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि श्योरिटी को पता नहीं था कि रिंग है, ये ऑलरेडी पहले से डीलिंग करते हैं और रिंग ऑलरेडी थी उसके पास, बाद में इसने श्योरिटी दिया है और इसको फिर पैसा नहीं मिला, यानी इसने इसको पेमेंट कर दिया और उसके बाद ये रिंग जो है, ये रिंग क्या एस क्लेम कर सकता है? तो आंसर है हाँ, ये रिंग क्लेम कर सकता है, इवन अगर ये पहले से थी। ठीक है, भले हो सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है एस को ये पता ही नहीं, एस को ये पता ही नहीं था कि रिंग भी दी गई है, ठीक है, बट थी ना पहले से, तो ऐसे केसेस में एस क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये सी की जिम्मेदारी है, क्रेडिटर की जिम्मेदारी है कि वो रिंग देना चाहिए, वेदर श्योरिटी नोज अबाउट इट और नॉट। श्योरिटी को नहीं भी पता है तो भी ये देना चाहिए, खुद होके दे देना चाहिए उसने। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी है कि इसने इसको एक जो भी रिंग है या जो भी सिक्योरिटी है वो इसको दे देना चाहिए, इवन इफ श्योरिटी इज नॉट अवेयर ऑफ द सिक्योरिटी, अगर उसको नहीं भी पता था तो भी देना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। दूसरा है राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट टू सेट ऑफ। अब सेट ऑफ का क्या मतलब है? तो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को समझो देना था 3,000 रुपये और उससे लेना था 2,000 रुपये, तो ये लेना था और ये देना था, तो ऐसे केस में अल्टीमेट लायबिलिटी कितनी बची? 1,000 रुपये। तो बस श्योरिटी भी ये सेट ऑफ करके सिर्फ 1,000 रुपये पे करने को लायबल है। ठीक है, तो ही कैन क्लेम सेट ऑफ। ठीक है, राइट टू क्लेम सेट ऑफ। ठीक है, तो वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, जो भी पैसा प्रिंसिपल डेटर को रिकवर करना था फ्रॉम द क्रेडिटर वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये उसका अधिकार है। फिर राइट ऑफ क्वियाटिमिट एक्शन, ये दिया है देखो, राइट टू स्यू, ये पूरा लिखना है, ऐसा आधा आधा नहीं लिखना, बुक बनाने वालों ने बराबर नहीं किए, आपको अच्छे से लिखना है। इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इसको अच्छे से लिखना है, राइट टू ऐसा लिखना, रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू द डेटर, द प्रिंसिपल डेटर, ऐसा पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, राइट टू स्यू, वो कैसे केस फाइल करेगा क्रेडिटर पे? वो नहीं कर सकता, बट ही हैज अ राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो ये राइट टू स्यू का मतलब है राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। ये बहुत कम केस में हो सकता है, जब एस को पता है कि प्रिंसिपल डेटर भाग जाने वाला है या कुछ तो भी गड़बड़ करने वाला है, एस को जानकारी मिलती है, तो एस क्रेडिटर के पास जाके बोल सकता है ये भागने वाला है, इसके ऊपर केस फाइल करो, इससे रिकवरी करो। ठीक है, ये उसका अधिकार है। ठीक है, बहुत कम केसेस में उसको ये अधिकार मिलेगा, जनरली डिफॉल्ट होने के बाद ये अधिकार नहीं मिलता, ये पहले ही उसको मिलेगा कि देखो भाई मेरे पास जानकारी है, ये गायब होने वाला है या इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो इससे तुम अभी रिकवरी कर दो। सीधी बात है, अगर यहाँ पे ये पहले रिकवरी करने जा रहा है और इसको कोई नुकसान हो रहा है, तो अब यहाँ पे साथ में एस की जिम्मेदारी होगी कि जो नुकसान होगा नुकसान की भरपाई करके दे। ठीक है, क्योंकि इसके बोलने पे वो इसके ऊपर केस फाइल कर रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम राइट टू स्यू, पूरा लिखना चाहिए, तो अपन ने पूरा वहाँ पे लिखे है। ठीक है, राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू द डेटर, इसी को बोला जाता है क्वियाटिमिट एक्शन, वक्त रहते उस पर एक्शन ले लो, क्वियाटिमिट एक्शन। ठीक है, श्योरिटी हैज अ राइट टू रिक्वायर, अब एक साथ ही पढ़ते, ऊपर का भी पढ़ा नहीं मैंने, वो भी रीड कर देते, मैं एक साथ पहले बता देता हूँ, ये भी पूरा लिख लो, राइट टू डिसमिस, ये भी है राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू डिसमिस द डेटर। ठीक है, तो ये भी पूरा लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल डेटर की यहाँ पे श्योरिटी दिया था, मैंने प्रिंसिपल डेटर की श्योरिटी दिया था क्रेडिटर को। अब क्या होता है, ये जो क्रेडिटर है, ये कौन सी श्योरिटी हो गई? ये श्योरिटी हो गई फॉर फिडिलिटी, फिडिलिटी वाली गारंटी हो गई, यानी कंडक्ट की श्योरिटी दी कि भाई ये जो व्यक्ति है ये तुम्हारे यहाँ पे जॉब पे रख लो, ये बराबर तुम्हारे यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग है वो बराबर करेगा, या कैश गिनना है बराबर करेगा।
अब क्या हुआ, मैंने गारंटी दे दिया था, प्रिंसिपल डेटर को रख लिया गया क्रेडिटर के द्वारा। एक दिन पता लगा कि इसने कुछ गड़बड़ कर दिया। अब गड़बड़ किया तो मैं श्योरिटी था, तो मेरे पास ही आता है, अब मेरे को पे करना पड़ता है। एक बार उसने गड़बड़ किया, गबन किया, गलती किया तो ठीक है, फिर से 1 महीने बाद फिर से कुछ गड़बड़ कर रहा है, फिर से उसने वैसी कुछ गलती किया, फिर से अकाउंट्स वगैरह में कुछ गड़बड़ किया या पैसे वगैरह का गबन किया, फिर से मैंने पैसा दे दिया, फिर से तीसरे बार ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पे बार बार ऐसे ही हो रहा है, बार बार मैंने गारंटी दिया था लेकिन वो बार बार उसको डिफॉल्ट करते जा रहा है, प्रिंसिपल डेटर बार बार डिफॉल्ट करता है, बार बार मेरे को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब मैं क्रेडिटर को बोल सकता हूँ कि अरे निकाल डालो उसको, कोई जरूरत नहीं है अब उसको रखने की। अब मैंने जैसे ही निकालने बोल दिया, इसके बाद भी अगर नहीं निकाला जाएगा तो ऐसे केसेस में अब मैं लायबल नहीं होता। ठीक है, तो राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू डिसमिस द डेटर, डिसमिस यानी उसको हटा देना, निकाल देना। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मैं बोल सकता हूं कि तुम अब इसको निकाल दो इन केस ऑफ परसिस्टेंट ब्रीच। बार बार वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, एक आध बार हुआ ठीक है, लेकिन बार बार वही हो रहा है, बार बार मेरे को पे करना पड़ रहा है, तो सीधी बात है मैं उसको बोल सकता हूं तुम इसको निकाल दो। ठीक है, तो ये चौथा है, राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू डिसमिस द डेटर। ठीक है, डिसमिस करना। और आखिरी राइट है राइट टू क्लेम नो लायबिलिटी। अब राइट टू क्लेम नो लायबिलिटी कब होगी? जब प्रिंसिपल डेटर है मिनोर, मिनोर नहीं माइनर। तो जब प्रिंसिपल डेटर माइनर है तो यहां पे श्योरिटी बोल सकता है अरे ये तो माइनर था तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। जब इसको नहीं पता है, अगर इसको ऑलरेडी पता था और इसने बोला था भले ये माइनर है फिर भी मैं पे करूंगा, तो वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, इसको पता ही नहीं था कि ये माइनर है, उसने गारंटी दे दिया, बाद में पता लगा, बाद में ये बोलता है अरे मैं तो माइनर हूँ क्या कर लोगे? अब कुछ नहीं कर सकते, अगर वो माइनर है तो अब आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है ओनली फॉर नेसेसरीज। तो यहाँ पे इसकी लायबिलिटी नहीं है, तो श्योरिटी बोल सकता है अरे ये तो माइनर था, ये माइनर था तो मैं भी जिम्मेदार नहीं हूं। तो राइट टू क्लेम नो लायबिलिटी, तो ही कैन क्लेम दैट ही इज ऑल्सो नॉट लायबल इन केस प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल। ठीक है, तो ये उसका अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार के उसके 5 अधिकार होते हैं अगेंस्ट द क्रेडिटर। ठीक है, और यहाँ तो सिंपल है, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। तो यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन का एक रहेगा, राइट ये देखते हैं अपन, ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन, और दूसरा है राइट टू क्लेम इक्वल कंट्रीब्यूशन और राइट ऑफ इक्वल सिक्योरिटी। पहले अपन क्रेडिटर वाला देख लेते, फिर इसके तरफ देखते हैं। तो पढ़ डालते पहले। राइट टू सिक्योरिटीज सिंपल है, देखो क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ श्योरिटी आफ्टर पेइंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी पे करने के बाद, is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of security or not, whether the surety knows of the existence of security or not, whether the surety knows of the existence of security or not, whether the हाँ बहुत हो गया whether the surety knows of the existence of security or not। तो whether the, ठीक है, तो वही है, मैंने बोल दिया था, भले इसको नहीं पता है कि भाई ऐसी कोई रिंग है, बट इसको पता है ना, तो ही शुड रिटर्न द रिंग, इसको दे देना चाहिए। ठीक है, राइट टू क्लेम सेट ऑफ, सेट ऑफ मीन्स अ काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम यानी मेरे को तुमको पैसा देना, तुम मेरे को देने वाले हो, तो क्या वैसे ही देते रहेंगे क्या? जैसे मेरे को आपको पैसा देना था 5,000 और आपसे 4,000 लेना था, तो मैं 1,000 रुपये दे दूंगा, ऐसा थोड़ी करेंगे, आप 5 दोगे फिर मैं 4 निकालूंगा, लो 4 रखो, तो ऐसा नहीं करते बैठेंगे, तो सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो वही बोला है। तो सेट ऑफ मीन्स अ काउंटर क्लेम और डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लोन when the creditor sues the surety for payment of the principal debtor's liability, the surety is entitled to claim set off if any which the principal debtor had against the creditor। example दिया है D borrows 10,000 from C and S gave the guarantee for repayment of loan।
डी हैड अ क्लेम ऑफ ₹2000 अगेंस्ट सी ऑन सम अर्लियर ट्रांजेक्शन, तो उसको भी पहले से कोई 2000 रुपए रिकवर करने थे. ऑन द ड्यू डेट डी फेल्स टू पे द लोन. हियर एस इज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट ₹2000 फ्रॉम सी which C owed to D and thus the liability is only 8000. तो सिंपल है. अगला पॉइंट, राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू sue the principal debtor. तो राइट, surety has a right to require the creditor to sue for and recover the guaranteed debt. This right of surety is known as right to file quia timid action. वक्त रहते उस पे एक्शन ले लो against the debtor. There is of course an inherent risk of having to indemnify the creditor for delay and expense. ठीक है, इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है जो हमेशा रहेगा. ठीक है, इनहेरेंट बोलते हैं इसको अपन. सुना है क्या कहीं इनहेरेंट? ये वर्ड आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा क्लोजली अभी जुड़ जाने वाला है. इनहेरेंट, इनहेरेंट है ना जो हटाया नहीं जा सकता, जो रहेगा ही. ठीक है, रहता है ना, कुछ कुछ यादें होती है जो हटाई जा ही नहीं सकती. इनहेरेंट, ठीक है, इनहेरेंट है ना जो बस चुकी है, जो आपके ज़िंदगी से जुड़ चुकी है, चिपक चुकी है, लिपट चुकी है. तो वो एक शायरी थी ना उसके ऊपर, लिपट गया है एक शख्स, था कि नहीं? वो बताया था मैंने, नहीं बताया था? अरे हाँ, लिपट गया है मेरी रूह से इस कदर, रूह, रूह, हाँ, लिपट गया है मेरी रूह से, रूह यानी अपनी आत्मा, रूह से इस कदर एक शख्स जिसे मेरा होना भी नहीं है. एक शख्स है जिसको मेरा नहीं होना है बट फिर भी चिपक चुका है एकदम. फिर बड़ी अजीब है मेरी ख्वाहिश मोहब्बत, पाना भी नहीं है उसे खोना भी नहीं है. गहरा है एकदम. समझा कि नहीं? ये नहीं समझा तो ऐसे कभी कभी रिस्क इनहेरेंट होता है, चिपक जाता है. तो ये आप ऑडिट में पढ़ोगे, ये ऑडिट से रिलेटेड बहुत ज़रूरी वर्ड है इनहेरेंट. बहुत जगह आएगा आपको ये इनहेरेंट. इनहेरेंट का मतलब होता है जो चीज़ हटाई नहीं जा सकती. जैसे इनहेरेंट रिस्क पढ़ोगे आप, तो इनहेरेंट रिस्क यानी ये रिस्क रहना ही है. जैसे एरर हो जाने का, आप एंट्री कर रहे हो और एरर हो जाने का रिस्क, ये इनहेरेंट है. ठीक है, इनहेरेंट का मतलब जो हटाया नहीं जा सकता. वैसे यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ऑफ हैविंग टू इंडेमनीफाई, तो यहाँ पे श्योरिटी बोल रहा है कि तुम उस पर केस फाइल करो, तो सीधी बात है उसका रिस्क रहेगा. अगर कोई नुकसान हो रहा है केस फाइल करने में तो वो नुकसान की भरपाई करेगा. ठीक है, तो देयर इज ऑफ कोर्स एन इनहेरेंट रिस्क ऑफ हैविंग टू इंडेमनीफाई द क्रेडिटर फॉर द डिले एंड एक्सपेंस. ठीक है, ऐसा है. राइट टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू डिसमिस द डेटर, पूरा पढ़ना चाहिए तब समझ में आता है, आधा आधा पढ़ो तो नहीं समझता. तो श्योरिटी हैज अ राइट टू कॉल अपॉन द क्रेडिटर टू डिसमिस द पर्सन फ्रॉम सर्विस इफ पर्सन हुज फिडिलिटी इज गारंटीड बाय श्योरिटी इज परसिस्टेंटली, बार बार डिसऑनेस्ट. परसिस्टेंटली, बार बार वो गड़बड़ करता है, डिसऑनेस्टी करता है, तो ऐसे केसेस में आप निकाल सकते हैं. परसिस्टेंट का मतलब होता है वारंवार, बार बार, लगातार, बार, अरे पूरा एक वर्ड है बार बार. ठीक है, बार अलग अलग, बार बार नहीं, बार बार बार. ठीक है, लगातार. ठीक है, परसिस्टेंटली है ना, बार बार. ठीक है, ऐसा है. राइट टू क्लेम नो लाइबिलिटी. जब बिल्ली चाय नहीं लाती तो उसको बोलते हैं नो लाइबिलिटी. जब बिल्ली चाय लाती तो लाइबिलिटी. ठीक है, चलो ठीक है. राइट टू क्लेम नो लाइबिलिटी. तो श्योरिटी कैन क्लेम दैट ही इज not liable on the guarantee to the creditor if it can be proved that principal debtor was incapable of entering into contract, say because he was a minor. This is on the principle that the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor. और इसीलिए अगर principal debtor liable नहीं हो सकता तो ऐसे केसेस में surety भी liable नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसा है. बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान, बड़ा ही इम्पोर्टेंट. कोएक्सटेंसिव तो इम्पोर्टेंट है और क्या. आपको वैसे क्वेश्चंस पता है, आपको केस स्टडी आ रही है, अच्छी बात है. इवन आपको डेफिनेशन में केस स्टडी पूछ रहे हैं आजकल, आपको पता है. फाउंडेशन वालों को तो पता है, तो डेफिनेशन में ही केस स्टडी पूछ लेते. डेफिनेशन पूछ रहेंगे, स्मॉल कंपनी की डिटेल बताई रहेंगे, बताओ ये स्मॉल कंपनी है क्या. तो ऐसे क्वेश्चन आते ना, आते ऐसे क्वेश्चन. तो आजकल डेफिनेशन भी आपको ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है
कि डेफिनेशन समझ गए तो आप लिख सकते, तो डेफिनेशन भी केस स्टडी के रूप में आ रही है आजकल, तो अच्छी बात है, अच्छा है, आसानी से लिख पाते हैं। ऐसा आया तो डेफिनेशन पूछ लिए तो समझता नहीं, अरे क्या हो गया, तो भारी पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ पूछ लिया तो अपन लिख पाते हैं आराम से, तो अच्छा है, लिख के देखना पड़ता, लिख के देखना चाहिए। राइट अगेंस्ट दी को श्योरिटीज, को श्योरिटीज, को श्योरिटीज, श्योरिटीज राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर और एक से ज़्यादा श्योरिटी, हो सकता है तीनों, हो सकता है दो हो, तो तीन जन ने सिक्योरिटी दिया, श्योरिटी दिया, होता है कभी कभी। तो ये हो सकता है जवाई बाबू होगा, ये तीनों ससुर जी होंगे, यानी एक चाचा ससुर मामा ससुर, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, आप तो बड़े एकदम ठीक है। तो यहाँ पे अब इनके आपस में क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारियां हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी अब चर्चा करेंगे, इनके आपस में क्या अधिकार है। समझो S1 ने पूरा पे कर दिया, तो S1 की क्या अधिकार रहेंगे, तो S1 कैन क्लेम इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो एक श्योरिटी ने अगर पूरा पे किया, समझो 3,000 रुपये पे कर दिया, तो ये दोनों से 1,000 ले लेगा, बताने की जरूरत है क्या है, नहीं, बट बताया है तो दिया है। दूसरा, यहाँ पे थी रिंग, इसने दिया था इसको रिंग, तो आजकल फ्री है तो फोन करते रहते लोग, तो इसने दिया था रिंग। अब ये रिंग को कायदे से अगर आप देखो तो क्रेडिटर ने इनको दे देना चाहिए, तो इनको यानी किनको, तो तीनों को, तीनों का अधिकार है इसमें, ठीक है। तो ये जो रिंग है, ये रिंग भी तीनों जन आधी आधी तोड़ के रख लेंगे, नहीं रिंग को तोड़ने की गरज नहीं, ये रिंग को ये लोग बेचेंगे और जो भी पैसा आएगा तीनों शेयर करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड राइट टू क्लेम इक्वल सिक्योरिटी, ठीक है। तो अगर गुड्स की बात होगी तो गुड्स आधे आधे रखे जा सकते हैं, ठीक है, और कोई गुड्स होंगे तो ऐसा है। ये तो बात हो गई तब की जब इन लोग का इक्वल राइट है, कभी इन लोग अलग भी तो एग्री कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि S1 बोलता है मैं 70,000 के लिए लायबल रहूँगा, S2 बोलता है मैं 40,000 के लिए लायबल रहूँगा, और S3 बोलता है मैं 20,000 के लिए लायबल रहूँगा। बोल सकते हैं ऐसा, हाँ बोल सकते हैं लोग, आपस में अगर एग्री करे ये चीज़ तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये आपस में एग्री किए तो भी क्रेडिटर किसी एक व्यक्ति से भी पूरा क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये बोल नहीं सकता नहीं मैंने तो सिर्फ 20,000 बोला था, उसको पूरा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये चीज़ इसके साथ एग्री की है इन लोगों ने, तो फिर ये इनकी लायबिलिटी लिमिट हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे भी जो इनकी लायबिलिटी है ना, समझो इसको अपन एक केस के हिसाब से देख लेते। समझो S1 ने बोला था कि मैं दूंगा 70,000 तक के पैसा अगर डूबेगा, तो S2 ने बोला था मैं दूंगा 40,000, S3 ने बोला था मैं दूंगा 20,000। तीनों ने अपनी अपनी लिमिट लगा दिए थे, मैक्सिमम लिमिट इतनी है, मैक्सिमम श्योरिटी, मैक्सिमम गारंटी इन्होंने दिए थे। अब होता है लॉस, समझो लॉस हो गया 30,000 का, बताओ कौन कितना बेयर करेगा, हाँ हाँ हाँ, ध्यान रखना है इक्वल, बस रूल है इक्वल, ठीक है। फिर लॉस हो गया, बता रहा हूं और आगे बढ़ते हैं अपन, अब कितना 20 40, समझो 40,000 का, 40 के बदले एक काम करते हैं, समझो 60,000 का, समझो 70,000 का, 70 कर देते क्या, 70 कर दो, समझो 70,000 का लॉस हो गया, हाँ नहीं, अब 70 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे देखो पहले तो 20-20 ये लोग शेयर कर लेंगे, 20 और 20, क्योंकि इसकी 20 के ऊपर लायबिलिटी नहीं हो सकती, इसने 20 पे लिमिट किया है, तो मैक्सिमम 20, ठीक है। उसके बाद अब बचा कितना 10, तो वो दोनों ये दोनों 5-5 शेयर कर देंगे, तो यहाँ पे 5,000 और आ जाएगा, तो 20 की जगह हो जाएगा 25, 25 25 और 20, तो ऐसा करके हो गया 25 25 50 और 20 70, ऐसा होगा,
ठीक है, तो जब तक इक्वल दे सकते ना तो इक्वल दोगे आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे हर किसी को इक्वल दे सकते तो इक्वल, इक्वल नुकसान, ठीक है। जब इक्वल नहीं दे सकते, जैसे इसकी लिमिट पूरी हो गई तो इसका इतना ही नुकसान होगा, बाकी लोग इक्वल, जब तक इक्वल चल सकता है इक्वल, ठीक है। फिर नुकसान हो गया समझो ₹1,00,000 का, ₹1,00,000 का लॉस हो गया, बढ़ा देते क्या, और ये कितना है 70, 80, 90, 1,30 है ना, 1,20 का नुकसान कर देते अपन, यार ज़्यादा नुकसान करो अच्छा है, समझ में आता है, छोटे मोटे नुकसान से पता ही नहीं लगता। अब 1,20 है तो ये तो 20 में सीमित हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना, 1,00,000, ये 40 में सीमित हो जाएगा, ठीक है, और बचा हुआ जो रहेगा वो ये बेयर करेगा, ठीक है। तो ऐसा चलेगा, तो जब तक आप इक्वल दे सकते तब तक इक्वल दिया जाएगा, जब इक्वल नहीं दिया जा सकता क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी है तो उसके बाद फिर वो लोग अलग रेशियो में शेयर करेंगे, यानी जो भी रेशियो बचा रहेगा उस रेशियो में, जैसे ये दोनों इक्वल देंगे, और फिर अगर इक्वल दिया ही नहीं जा सकता, इसकी भी पूरी हो गई इसकी भी पूरी हो गई तो बचा हुआ ये, और अगर ये 70 भी पूरा हो गया तो बाकी पैसा डूब जाएगा क्योंकि श्योरिटी खत्म हो गई, श्योरिटी थी सिर्फ 70, 80, 90, 1,30, 1,30 की श्योरिटी थी, ठीक है। तो 1,30 के ऊपर नुकसान होगा तो क्रेडिटर का पैसा डूबेगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये रूल पे क्वेश्चन आता है आपको, ध्यान रखना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रेडिटर को अधिकार है, वो सिर्फ एक से केस फाइल करके भी रिकवर कर सकता है, हाँ, लेकिन उसमें फिर डिफेंड करने में या जो भी खर्चा होगा तो वो खर्चा ये तीनों जन शेयर करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर हैज अ राइट टू स्यू एनी वन ऑफ द श्योरिटीज, एक से भी पूरा रिकवर कर सकता है, ठीक है, अनलेस ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो कि इसका भी, ये भी खुद पार्टी था, अगर इसने खुद एग्री किया था कि ठीक है मैं तुमसे 40, तुमसे 20, तुमसे 70 लूंगा तो वैसा होगा। अगर कुछ एग्री नहीं किया था, इन लोग ने प्राइवेटली ये एग्री किया है, तो ऐसे केसेस में क्रेडिटर कैन स्यू एनी ऑफ द श्योरिटी फॉर होल अमाउंट, ठीक है। बट हाँ, अगर उन्हें एग्री किया था, क्रेडिटर ने खुद भी एग्री किया था, तो फिर क्रेडिटर फिर केस फाइल नहीं कर सकता, उतना ही क्लेम कर सकता है जितना बोला गया था, ठीक है। ऐसा ये सब दिया है, देखते हैं, देखो दिया है, बाती है, जीवन है, साथी है, नहीं है, चलो आगे बढ़ेंगे। राइट अगेंस्ट दी को श्योरिटीज, को श्योरिटीज, बहुत ही आसान है, बस खत्म। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे, ये पढ़ लेते इतना सा। श्योरिटीज राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज, वेयर अ डेप्ट इज गारंटीड बाय मोर देन वन श्योरिटी दे आर कॉल्ड को श्योरिटीज, एक से ज्यादा जब श्योरिटी है तो को श्योरिटीज। In such a case, all the co-sureties are liable to contribute towards the payment of the guaranteed debt as per the agreement among them. But in the absence of any agreement, अगर ऐसा कोई agreement नहीं है, if one of the co-sureties is compelled to pay the entire debt, he has the right to contribution from the other co-sureties or co-surety or co-sureties. आगे दिए हैं रूल्स, रूल्स कैसे कैसे आएंगे। तो पहला रूल है इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, where there are sureties for the same debt for similar amount, similar amount है तो सब लोग equal contribute करेंगे, that is for one and the same amount the co-sureties are liable to contribute equally, तो equal liability, ऐसा काटना नहीं, तो equally, and are entitled to share the benefits of the securities if any held by any one of the co-sureties equally, तो equal. To sum up the principle, it may be said, as between co-sureties there is equality of burden and benefit. तो बोझ भी इक्वल और फायदा भी इक्वल। Illustrations: A, B and C are sureties to D for the sum of 3,000 rupees lent to E. तो A, B, C तीनों जन मिलके श्योरिटी है, ठीक है, टू D फॉर द सम ऑफ रुपीज 3,000 लेंट टू ई, तो इसने 3,000 रुपये इसको दिया था। ई मेक्स अ डिफॉल्ट, इसने पे नहीं किया, तो तीनों जन कितना बेयर करेंगे, 1,000, 1,000, 1,000, बस खत्म। एक और दिया है, ए, बी एंड सी आर श्योरिटीज फॉर डी टू डी फॉर द सम ऑफ 1,000 लेंट टू ई, एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए, बी एंड सी दैट ए इज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सटेंड ऑफ 1 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर यानी क्वार्टर यानी वो नहीं, क्वार्टर यानी 1/4, 1 क्वार्टर यानी 1/4, बी टू द एक्सटेंड ऑफ 1 क्वार्टर एंड सी टू द एक्सटेंड ऑफ 1/2, ठीक है, आधा।
तो 1/4 यानी 1/4, 1/4 और 1 यानी 2/4, ठीक है। तो 2/4 बराबर हो गया रेशियो, ठीक है। तो यही आधा है, 1/2 यानी 2/4, पता है ना। ठीक है, जाने दो, मैथ्स में नहीं जाते अपन, कंफ्यूज हो जाते अपन। हाँ, तो यहाँ पे इन लोगों ने अगर ऐसा एग्री किया था और अब अगर 1000 रुपए का डिफॉल्ट होगा तो ऐसे केसेस में कितना बेयर करेंगे? तो सीधी बात है, इसको 250, इसको 250, इसको 500, बस सिंपल। फिर आगे दिया है दूसरा, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। अगर डिफरेंट सम होगा तो क्या होगा? तो इक्वल ही रहेगा जब तक इक्वल दिया जा सकता है। वेयर देयर आर श्योरिटीज फॉर द सेम डेप्ट फॉर डिफरेंट सम्स, the rule is that subject to the limit fixed by the guarantee, subject to the limit fixed by the guarantee, each surety is to contribute equally and not proportionately। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इसमें, केस स्टडीज ही आएगी और वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा। राइट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज, तो बेनिफिट भी शेयर करेंगे, ये अलग है, ये थर्ड पॉइंट का हिस्सा नहीं है, गलती से चिपक गया, वो आगे आना चाहिए, ऐसा है। तो ये सिर्फ वही बोला है कि अगर श्योरिटीज ने आपस में एग्री कर भी लिया, इन लोगों ने आपस में एग्री कर भी लिया, तो भी इससे क्रेडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर कैन क्लेम फ्रॉम एनी वन ऑफ द श्योरिटीज अनलेस, हाँ, अगर क्रेडिटर खुद इनके एग्रीमेंट में पार्टी था तो फिर ऐसे केस में क्रेडिटर कैन क्लेम ओनली द अमाउंट मेंशन्ड बाय द श्योरिटीज, ठीक है। तो ऐसा लिखा है, पढ़ के देखो। लायबिलिटी ऑफ टू श्योरिटीज नॉट अफेक्टेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल है ना आपस में, ठीक है। तो वो आपके भी फ्रेंड लिस्ट में है, मेरे भी फ्रेंड लिस्ट में, तो म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है। वैसे ही एज पर सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट, वेयर टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक द सर्टन लायबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर, दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द अदर, थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, the liability of each of such two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although the third party may be aware of the existence of such contract। मीन्स वही बोला है कि अगर इन लोगों ने एग्री कर भी लिया आपस में कि देखो जी हम इतने इतने के लिए लायबल रहेंगे, आपस में एग्री कर लिया, लेकिन इसने उसको एग्री नहीं किया था, तो ऐसे केसेस में ही कैन क्लेम फ्रॉम एनी ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। भले इन लोग ने आपस में एग्री किए लेकिन इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जब आपने पार्टनरशिप पढ़े थे, तो पार्टनरशिप में थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर थर्ड पार्टी ने खुद एग्री किया इनके साथ कि हाँ ठीक है मैं तुमसे इतना, तुमसे इतना, तुमसे उतना लूंगा, तो फिर उतना ही लिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा है, वही लिखा है उसमें डब्बे में, बस खत्म, समाप्त, पूरा हुआ। क्वेश्चन देखेंगे अपन, देखो 2-4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। कितना सही ना, दिखता भी नहीं कुर्सी आई, क्या सही। चलो छोड़ो, मेरे को आज सर बोल रहे थे, विराग सर बोले अरे आज तो तुम गायब हो जाओगे। मैं बोला नहीं, इसमें गायब नहीं होते, मेरे को पता है ना, मैं घर पे टेस्ट करके आता हूँ, क्रोमा वोमा है, मैंने जो शर्ट जमती है वही पहन के आता। कोई कोई शर्ट ऐसी है, यहाँ पे ऐसा ग्रीन में लिखा है तो इतना गायब हो जाता उतना। एक बैटमैन वाली शर्ट है, उसमें येलो है बट वो येलो भी गायब हो जाता, तो होता है कभी कभी, होता है ऐसा, अलग आर पार दिखता फिर उसमें एकदम हॉलो मैन। हाँ ऐसा है, ठीक है। हाँ, अब ये वेरिएशन पे है, मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आपको क्वेश्चन समझ के देख के समझ जाएगा। ए गिव्स टू सी अ कंटिन्यूइंग गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 रुपये फॉर वेजिटेबल्स टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन क्रेडिट। आफ्टरवर्ड्स बी बिकेम एम्बेरेस्ड, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, एम्बेरेस हो गया, एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ ए को बताए बिना बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो लोग अब रेडी मनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी रेडी मनी पे वो वेजिटेबल बेचेगा, एंड द पेमेंट शैल बी अप्लाइड टू द देन एग्जिस्टिंग डेप्ट बिटवीन बी एंड सी। एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डिसाइड करो वेदर ए इज लायबल ऑन द गारंटी गिवन टू सी। आंसर है नहीं, क्योंकि एज सुन एज वेरिएशन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, श्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज, ठीक है। आ चुका है क्वेश्चन, अगला ऑलरेडी देख चुके हमने, ये सब सिंपल है। सी इज एन होल्डर ऑफ
सी इज द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी। तो सी होल्डर है, सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज अ श्योरिटी फॉर बी एंड एक्सेप्टेड बाय बी, बी ने एक्सेप्ट किया है, मीन्स बी इज द डेटर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एक्स टू गिव टाइम टू बी, बी ने वो बराबर टाइम पे नहीं किया तो एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? एक्स ने। तो यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ पे श्योरिटी, क्रेडिटर, डेटर, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? एक्स के साथ। और अगर एक्स के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है टाइम बढ़ाने का, तो ऐसे केसेस में श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ए श्योरिटी है, लेबलिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, बी जो है ये आपका डेटर हो गया, प्रिंसिपल डेटर, और कहा गया सी, सी होल्डर है तो सी इज द क्रेडिटर। ठीक है ऐसा है, क्रेडिटर यानी पैसा लेने का अधिकार है, क्रेडिटर है ना वो। होल्डर यानी, होल्डर कौन होता है? जिसमें अपन बल्ब लगाते हैं, नहीं, वो होल्डर अलग है। होल्डर यानी जिसको पैसा लेने का अधिकार रहेगा, उसके पास बिल है। ठीक है, उसके पास बिल था, उसको पैसा लेने का अधिकार है। पे कौन करने वाला था? बी, और ए ने गारंटी दिया था बराबर टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर एग्रीमेंट किया गया बाद में एक्स के साथ कि इसको एक्स्ट्रा टाइम दो, तो ऐसे केसेस में क्या लाइबिलिटी से श्योरिटी मुक्त होगा? आंसर है नहीं होगा, क्योंकि जब थर्ड पार्टी के साथ किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट, सिंस वेयर कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड विद द क्रेडिटर, मेड बाय द क्रेडिटर विद थर्ड पर्सन एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, वहाँ डिस्चार्ज नहीं होता। ठीक है, ऐसा है। अब आगे का भी सिंपल है, पढ़ डालते एक बार। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। तो ए बोलता है मैं मकान बना के दूंगा। बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। सी ने गारंटी दिया कि हाँ ये मकान बना के देगा। तो यहाँ पे कौन क्या है? तो ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो मकान बना के देगा बी के लिए। ठीक है, और सी ने इसकी गारंटी दिया है। ठीक है, तो सी ने बोला ये प्रॉपरली बना के देगा, लेकिन कंडीशन थी कि बी जो मटेरियल है वो ला के देगा, जैसे सीमेंट है, लोहा है, ये लेके आएगा तब ये मकान बनाएगा। अब अगर बी ने मटेरियल नहीं लाया तो ए डिस्चार्ज हो जाता। ये आपने पढ़े थे पिछले साल, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो अगर इसने ही फेलियर टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, तो ऐसे केसेस में ए डिस्चार्ज हो गया, और जैसे ही ए डिस्चार्ज हुआ सी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, वही है, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, ये आई होना चाहिए, एल लिखा है हर जगह, आई होना चाहिए, आई ई, आई ई, आई यानी मैं, आई यानी आए गए, आए गए, वो अलग है, वो भी आए। बोलते ना आप आए बाहर आई, अभी तक तो अंदर थी। ठीक है, अगला पॉइंट 6 नंबर, ये सब आपको लिख के देखना है, सब तो नहीं एकदम 100% नहीं, बट हाँ एक आध उठा लिए रैंडम, चलो इसको उठा लेते, जो भी फंसेगा आपकी नज़रों में, तो होता है, तो फंस गया नज़रों में तो उसको उठा लिए, लिख डाले। ठीक है, कोई भी 2-4 रैंडम लिख के देख लो। ठीक है, तो इससे समझ में आएगा क्या हो गया। हाँ, तो लिख के देखो। तो ए बोरोस 4000, हाँ अब ये वाला देखो, हाँ ये देखो ये, हाँ हाँ हाँ, ए बोरोस 4000, ए ने लेके आया 4000, किससे? बी से। सी खड़ा है उधर, क्यों? श्योरिटी बनाया वो, ओनली फॉर 2000 रुपए मैं दूंगा बोलता है वो। ए बिकम्स इंसॉल्वेंट, ए इंसॉल्वेंट हो गया बेचारा, गया ने फाइनेंशियली गया। एंड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसे इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, उससे जिसको पैसा लेना है उसको सिर्फ 50% मिलेगा, ये बोला गया। हाउ मच अमाउंट द क्रेडिटर विल गेट फ्रॉम द डेटर, डेटर से कितना रिकवर करेंगे बताओ? 2000। फिर बाकी श्योरिटी से कितना रिकवर करेंगे बताओ? साथ में श्योरिटी को अब किससे रिकवर करना है? कितना रिकवर करेगा? 1000, 50% लिखा है ना, 50% डिविडेंड मिलेगा, तो बस 1000। तो ये बस इतना ध्यान रखना है, सिंपल। ए बोरोस
4000 फ्रॉम बी, सी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। डायरेक्ट आंसर पढ़ रहा हूँ। ₹2000 फ्रॉम द डेटर, डेटर से 50% मिलेगा। इन दिस केस श्योरिटी विल ऑल्सो रिसीव 1000 बीइंग 50 पैसे डिविडेंड फॉर द अमाउंट 2000 पेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ डेटर। तो 2000 उसने पे किया टू बी और ही कैन रिकवर फ्रॉम ए 1000 रुपीज। ठीक है, ऐसा है। तो नुकसान अल्टीमेटली हुआ सिर्फ श्योरिटी का। इसलिए मैं इतना चीख चीख के आपको बोल रहा हूँ कि गारंटी नहीं देना चाहिए, गारंटी नहीं देना चाहिए, तो नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सिविल इसीलिए खराब हो जाता है, गारंटी दे देते हो। तो गारंटी दे दी, आगे वाले ने पैसा नहीं दिया तो अपन काय को देंगे, अपन भी नहीं देते। अपन ने नहीं दिए कि सिविल खराब हो गया, खराब हो जाता है। ठीक है, अगला 7, ये आसान वाले हैं, ये आप देख सकते हो वैसे, बट मैं बता देता हूँ फिर भी। ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, तो ए ने गुड्स दिया बी को। सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट ए नॉट टू स्यू बी, आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट ए नॉट टू स्यू बी फॉर द डेब्ट फॉर 1 ईयर। तो सी ने बाद में रिक्वेस्ट किया, तो बताओ क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है? आंसर है हाँ, क्योंकि उसके बदले ए अब इसके ऊपर केस फाइल नहीं करने का वादा कर रहा है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। कंसिडरेशन वाले इसमें पढ़े थे अपन ने, याद आ रहा कि नहीं, कि भूल गए? याद आ रहा ना? आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, ए बिकम्स श्योरिटी टू सी फॉर बीज कंडक्ट एज मैनेजर। ये वही है, अब सिंपल है, बी है, बी को अपॉइंट किया है मैनेजर एज इन सीज बैंक, और इसको श्योरिटी दिया था ए ने। इसके बाद बी और सी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि भाई तुमको हम सैलरी नहीं देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, और उसके बाद तुम लॉस 1/4 ऑफ द ओवरड्राफ्ट के लॉसेस के लिए जिम्मेदार हो जाना। तो ये सब बोला गया। फिर सवाल यह है कि क्या ए जिम्मेदार है? आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे इन लोग का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ तो वैसे ही ए मुक्त हो जाता है। ये सब केसेस आ चुके हैं आपके ऑलरेडी, आए कि नहीं? हाँ, ये केसेस आपके जब इलस्ट्रेशन है ना, इलस्ट्रेशन में ही दिए हैं, और मैंने आपको पहले ही बोला था इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोई नए क्वेश्चन नहीं बनने वाले, जितने क्वेश्चन आपके बुक में है उतने ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको आप घोट के पी जाओ, यानी बहुत अच्छे से याद रख लो। तो जितना अच्छे से आप जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होते जाएगा, तो रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक ही, अगर आपको रिवाइज मेरिट आना है तो एक ही चीज़ है, रिवाइज करो बस। और अगर पास होना है तो एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, रेगुलर पढ़ते जाओ। कितना आसान लगता ना ऐसा बोलना, रेगुलर पढ़ते जाओ। हाँ, कॉस्टिंग उठा लो, वही टाइम खा जाता, क्या पढ़ेगा इंसान। हाँ, होता है ये। अगर आपने ट्राई किया है तो आपको पता होगा रेगुलर पढ़ने का। जिन्हें ट्राई नहीं किया वो बोले हाँ कर लेंगे सर, लेकिन जिन्हें ट्राई किया उनको पता है इतना आसान नहीं है। रेगुलर पढ़ते जाओ, ये बोलने को बहुत अच्छा लगता है बट ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, होगा फिर भी। तो धीरे धीरे आप करो, स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपको कॉस्टिंग तो टाइम खाएंगे ही, कॉस्टिंग और अकाउंट्स दोनों टाइम खाएंगे। आपकी स्पीड यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, टैक्सेशन और लॉ में। हाँ, रात हो जाती तो रात बाकी रहती है, रात बाकी रहे तो पढ़ लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ब्रेक ब्रेक में सो, बराबर नींद होती है। अरे हाँ, नहीं आप ब्रेक में है ना, वैसा ब्रेक में नहीं, ब्रेक में है ना आप ऐसा किश्तों में सो, किश्तों में सोओगे ना तो ज़्यादा एक्टिवनेस रहती है। 10 मिनट का नैप ले लेना, पावर नैप। हाँ, ये होता है, एक्चुअल में होता है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं बड़ा जगता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे 6 घंटे सोता, उससे ज़्यादा नहीं सोता मैं। बाकी बीच बीच में पावर नैप हो जाते तो हो जाता है कभी, ऐसे बैठे ऐसे सोए पड़े। आप नीरज सर को देखो, नीरज सर ऊपर बैठते कभी कभी सोए पड़े रहते हैं। हाँ, तो इससे एक्चुअल में फ़ायदा होता है। जापान में तो ऐसे कंपनीज इनको गैप देती है कि लो सोने का टाइम हो गया, जाओ, तो सो जाते हो लोग। हाँ, एक्चुअल में पावर नैप्स का टाइम दिया जाता है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे। नहीं तो सर दुख रहा अपन पढ़े जा रहे हैं, नहीं, सो जाना, सर दुख रहा ना, सो गए। फिर उठना जरूरी है, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल है। सो गए, दूसरे दिन सुबह उठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना, वो वही गलत है। लेकिन आप नोटिस करना, 10 मिनट भी सोए ना पूरे फ्रेश हो जाते हैं अपन, बट वही है 10 मिनट सोना, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो हो जाता है। तो आप उठ ही जाना ना, 10 नींद खुली, उठे बाद सीधा बाहर निकल गए, बालकनी वालकनी में निकल जाना, वो अपने आप नींद खुल जाती। तो होता है, तो अपने आप फिर आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फिर एक्चुअल में होता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा, आपको कुछ पाना है तो कहीं ना कहीं नींद को थोड़ी कम करना पड़ेगा। और नींद सफिशिएंट होती है तो एक है सदगुरु अंकल है, बाबा जी, वो बोलते हैं कि हाँ, एक बाबा जी है, तो वो बोलते हैं कि नींद की ज़रूरत नहीं होती बोले अपने को, बॉडी को या माइंड को,
उसको रेस्ट चाहिए बोले। आप सोच के देखो, बोले कहीं दौड़ते हो आप बहुत देर, तो आपको नींद नहीं चाहिए, आपको रेस्ट चाहिए। अब थोड़ा रुक जाओगे तो फिर से आप एक्टिव हो जाते हो। और ये चीज़ आपने खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अगर आप साहस कैंप गए होंगे तो वहाँ तो कितनी, अरे वाह, वेरी गुड। तो जो भी कैंप गए होंगे आप, अगर गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आप वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे मुश्किल से सोते हैं, उसके बाद दिन भर वो कार्डिया कर रहे, करतब कर रहे, इधर लटक रहे, वो कर रहे, लेकिन फिर भी आप एक्टिव हो और पूरा माइंड एक्टिव है, कोई सर नहीं दुख रहा, किसी की आंख जलन नहीं दे रही। पढ़ने में क्या जा रहा, पढ़ने में बराबर आंख जलन देती यार, पीठ दुख रही, वहां तो कार्डिया कर रहे, इधर उधर लटक रहे, उछल रहे, कूद रहे, फिर भी चल रहा। हाँ तो लेकिन लेकिन यहाँ पे अपने को उछल कूद नहीं करना है ना। अगर आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करते रेगुलर और थोड़ा थोड़ा गैप दे के करो, थोड़ा थोड़ा सो गए, फिर मन में घूमते रहना चाहिए वो कि हाँ ये पढ़ा, तो अपन खाना खा रहे, घूमना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो याद रहती है चीज़ें, नहीं तो भूल जाते। ऐसा है। तो याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका वही है, बार बार देखते रहो थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आप उसको बार बार देखते हैं तो आपको याद हो जाती है वो, फिर तो भूलना मुश्किल हो जाता है। चलो छोड़ो, अरे छोड़ो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, चलो छोड़ो। सी एग्रीज टू अपॉइंट बी एज इज क्लर्क टू सेल गुड्स ऑन अ मंथली सैलरी ऑन द गारंटी ऑफ ए। बिल्कुल सेम है। और वो बोलता है, ए बोलता है कि हाँ ये बराबर काम करेगा, सिर्फ हाँ लेटर ऑन विदाउट एज नॉलेज ये लोग फिर एग्री करते हैं कि हम तुमको अब सैलरी नहीं देंगे, हम तुमको कमीशन देंगे। तो कमीशन देने का एग्री किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पे अब ए जिम्मेदार है? आंसर है नहीं। ये भी वेरिएंस के ऊपर है, सब वेरिएंस वगैरह ये गिनती के चीज़ों पे टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे आपको घुमा फिरा के, ठीक है। ए एग्रीज टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी। अब ये भी वही है, वो नेसेसरी टिम्बर सप्लाई करेगा। तो टिम्बर यानी वो लकड़े वगैरह जो होते, लकड़े का घर होता था पहले, तो टिम्बर, टिंडर नहीं है वो, टिम्बर टिंडर अलग है, इधर कर रहे उधर कर रहे, वो अलग है। मेरे को नहीं पता, मैंने सुना हूँ। टिंडर पता है आपको? तो एक होता है ऐसा कुछ तो भी, टिंडर होता है, उसमें वो लोगों को फंसाने वाला गेम है। वो गेम यानी उसमें लोग अपने अपने खुद के बर्बादी का एक साधन ढूंढ रहे हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि वो यानी डेटिंग ऐप है, उसमें ऐसा है कि आपको जो पसंद है उसको राइट करो, जिसको पसंद नहीं उसको रॉन्ग करो, ऐसा कुछ तो भी है। मेरे को नहीं पता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बस सुना हूँ मैंने। चलो ठीक है ठीक है। हाँ चलो, देखो लोग पूछ रहे क्या 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 नाम है, क्या नाम है। तो लोग बड़े इंटरेस्टेड है, तो ठीक है। हाँ हाँ वो भी है, मनी टैप, लोन देने वाला ऐप है। तो लोन देता है, लोन लेना है तो आप खुद भी दे सकते हैं। तो ऐसे हैं बहुत सारे, जूम कार पे आप पैसा लगा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ नहीं तो उसमें कुछ तो भी रहता है, लिमिट है उसमें, थोड़े थोड़ा ही देते हो, ऐसा कुछ कुछ है, तो लिमिट रहती है उसमें, तो है कुछ। और उसमें भी पैसे लेके भागना आसान नहीं होता, तो उसमें भी फिर वो पड़ेंगे पीछे, पूरी डिटेल तो मांगते ही चाहो। अब मेरे को पता नहीं, मैंने लिया नहीं कभी लोन, अपन क्या बड़े लोग हैं, जितने बड़े लोग उतना बड़ा लोन रहता है, ध्यान रखना। खूब लोन है मेरे ऊपर, हाँ रहता है लोन बड़ा बड़ा। चलो ठीक है। तो ये वैसे ही है, नेसेसरी टिम्बर, अगर वो टिम्बर ही नहीं देगा तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। 11 नंबर, बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ शिप। लो भाई शिप बनाने लग गए। फॉर सी, फॉर अ गिवन सम टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट एज द वर्क रीचेस अ सर्टन स्टेज। अब वो क्या करता है, प्रीपे कर देता है, वही वाला है ऑलरेडी पढ़े थे, मेक्स एडवांस पेमेंट ऑफ लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स ओमिशन, ओमिट कर दिया उसने, ओमिट, ओमिट वो नहीं, ओमिट, ठीक है। हाँ वो ओमिट है। 12, ये भी सिंपल है, पढ़ो भला एक बार। मैं पढ़े जा रहा हूँ, आप भी पढ़ो एक बार। मैं पढ़ रहा, मैं याद कर रहा, मैं लिख रहा, ऐसा थोड़ी होना है, पढ़ो। सी एडवांसेस टू, देखो कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ से बात चालू हो रही। देखो मेरे को लगा ही शायद सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखो 12 नंबर, सी एडवांसेस टू बी हिज टेनेंट 2000 रुपीज ऑन द गारंटी ऑफ ए। सी ऑल्सो हैज अ फर्दर सिक्योरिटी ऑफ 2000 बाय मॉर्गेज ऑफ बीस फर्नीचर। सी कैंसल्स द मॉर्गेज, B becomes insolvent. C sues A on his guarantee. Is A liable? No. Surety उसने, security उसने give up कर दिया, loss of security.
डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और यहाँ 2000 की सिक्योरिटी है तो 2000 पूरा डिस्चार्ज हो गया। ये सिंपल है, ये भी देख लो। कितने क्वेश्चन है, इतने सारे, बप्पा बप्पा। चलो देख लेते, कोई बात नहीं। या आप एक बार इसको देख लेना, अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं जमेगा तो ये वाला 13 तो सिंपल है, वो नहीं देख रहे अपन। 14 एक बार देख लो। ए बी एंड सी आर श्योरिटीज। हाँ रुको, तो फॉर डी एंटर्स इनटू 3 सेवरल बॉन्ड्स ईच इन डिफरेंट पेनल्टी, नेमली ए बोलता है मैं 10,000 के लिए लायबल होऊंगा, ए 10,000। बी बोलता है मैं 20,000 के लिए लायबल होऊंगा, और सी बोलता है मैं 40,000 के लिए लायबल रहूँगा। डी ने डिफ़ॉल्ट किया, अगर 40,000 का तो कौन कितना बेयर करेगा, और अगर 60,000 का तो कौन कितना बेयर करेगा। मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये पिछले शायद एग्ज़ाम में या आरटीपी में भी आया है कहीं। तो यहाँ पे ये 10,000 के लिए लायबल रहेगा, ये 15,000 और ये 15,000, ठीक है। और यहाँ पे ये 10, ये 20, ये 30, बस ऐसा है। तो लिखना पड़ेगा पहले प्रोविजंस और फिर ये। हाँ कोई कुछ बोल रहा था 12th वाले में। हाँ एडवांस ज़्यादा रहता और सिक्योरिटी कम होती तो बाकी के लिए लायबल होता, ठीक है। तो वहाँ इक्वल है इसीलिए पूरा डिस्चार्ज हो गया, ऐसा है। क्या क्या 14 नंबर में इसमें वही उनकी राइट्स ऑफ कोश्योरिटीज़, कोश्योरिटीज़ के क्या क्या राइट्स रहेंगे। तो कोश्योरिटीज़ के राइट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल रहते हैं, ठीक है, जब तक के इक्वल दिया जा सकता है, एंड इट विल नॉट बी प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो जितनी भी पेनल्टी है, पेनल्टी यानी जितनी गारंटी है उतने तक के दे विल बी लायबल इक्वली। जो सेकंड पॉइंट है ना, वो सेकंड वाले पॉइंट पे, सेकंड राइट पे, तो सेकंड राइट का प्रोविजन लिखना है आपको, ठीक है। 15 तो ये रिवोकेशन का है। रिवोक कर दिया, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। 17 भी सिंपल है, 18, बाकी सब सिंपल है, आपको जम जाएंगे। अब अपन बढ़ते हैं। क्या हाँ नहीं, बंद नहीं हो रहा है वो। एजेंसी थोड़ा सा पढ़ लेते बस, थोड़ा सा। अरे इतू सा, अरे सुनो तो, अच्छा फिर जो अभी पढ़ रहे थे वही पूरा कर लेते हैं। फिर वो जो क्वेश्चंस अभी देख रहे थे अपन, वो पूरे कर लेते कि घर पे करोगे। वैसे वो घर पे ही करने के हैं, आपको सॉल्व करके देखना है। और जहाँ पे सॉल्व करना नहीं जमेगा तो देख लेना क्या करना है फिर। नहीं मेरे पास आ जाना, ऐसा नहीं बोल रहा, मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा अगर मूड हुआ तो। वैसे बता ही देता हूँ मैं, ऐसा कभी आप ऐसा नहीं पाओगे कि मैं डांट रहा हूँ आपको और बोल रहा हूँ नहीं बताता और क्लास में क्यों ध्यान नहीं दिए, तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं बता देता हूँ। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ रहा, हाँ एकदम बेसिक चीज़ें मत पूछना, नहीं तो आके पूछोगे सर वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो जमाना हो गया। तो उसके बीच का डिफरेंस अब समझने का जमाना गया, ठीक है। तो ऐसा है। तो अभी आपको यहाँ तक बहुत आसान वाले टॉपिक है, इसके बाद भी आसान है एजेंसी, उसके बाद भी आसान है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद भी आसान है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट ज़्यादा आसान है, कंपनीज एक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग भी है। तो दोनों के अलग अलग रहता है, किसी को कंपनीज एक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को जनरल लॉ इंटरेस्टिंग लगता है। ये जनरल लॉज होते हैं, ये जनरल वाले टाइप के, और वो थोड़ा टेक्निकल है, बट उसमें सीखने की ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें एक एक वर्ड से फ़र्क पड़ रहा है, छोटी छोटी सी चीज़ बदल जा रही है, कब क्या वर्ड से क्या हो जा रहा है। एक छोटी सी डेफिनेशन जिसको आपने सोचा होगा हाँ ठीक है ना, उसमें एक एक वर्ड बहुत गलतियाँ करा देता है। जैसे प्राइवेट कंपनी देखे थे आपने, एक एक वर्ड से फ़र्क पड़ता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट नहीं, प्रोहिबिट का मतलब सिर्फ प्रोहिबिट्स। ये सब छोटे छोटे वर्ड से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर ओपीसी का कंसेप्ट रहेगा, बहुत आसान है वो भी। तो अभी तो ये तो नया नया कंसेप्ट है, जिन लोगों ने फाउंडेशन पढ़ा है उनको थोड़ा पता है कि एक है कुछ तो भी कंपनीज एक्ट करके, जिनको नहीं पता तो उनको पता लगेगा। और अब तो 2019 का भी अमेंडमेंट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें ये बोला है कि अब इवन प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है दैट शुड बी इन द डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो डीमैट फॉर्म में कंपलसरी बोला गया है, बट वो आपको कब से लगता है वो पता नहीं,
बट ये रूल आ चुका है कि जितनी प्राइवेट कंपनीज है उनको भी अब डीमैट फॉर्म में कंपलसरली रखना है शेयर्स। तो ऐसे हुए हैं अमेंडमेंट्स। डीमैट डीमटेरियलाइज, फिजिकल शेयर्स नहीं रख सकते, डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखेंगे। हाँ, ऑनलाइन वाले। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ रिडेंडेंट हो जाएगी, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में डीड बनाना पड़ता था, वो सब था, तो अब उसका कोई काम नहीं बचेगा, क्योंकि डीमैट में आ जाएंगे तो डीड की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होगा अब। तो बहुत सारी चीज़ें रिडेंडेंट हो जाएगी। अब देखते हैं कैसा होता। ठीक है, चलो तो आगे पढ़ते हैं। हाँ देखो, अच्छा सिर्फ सुना देता हूँ, मैं एक कहानी सुना देता हूँ। एजेंसी पढ़ लेते ना, थोड़ा सा टाइम है क्या? कितने लोग चाहते हैं अपन ने पढ़ना चाहिए? 1 2 3 4। बाकी लोग कितने लोग चाहते नहीं पढ़ना चाहिए? चलो पढ़ाई करते हैं। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, बाकी बाद में पढ़ेंगे। एजेंसी, तो एजेंसी, सी यानी देखो, एजेंसी। एजेंसी यानी क्या है? कुछ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा? जैसे मैंने किसी को अपॉइंट किया कि अरे यार ये मकान बिकाना था, कोई बिका दो भाई, तो ये बिकाने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो एजेंट हो गया। वो मेरे बिहाफ पे लोगों को ढूंढेगा, फंसाएगा, वो कस्टमर्स को फंसाएगा, इन्हें लेके आएगा कि हाँ ये मकान बेचना है, मकान बेचना है, तो ये हो गया मेरा एजेंट। वो मकान बिकाने को मदद कर रहा है, ठीक है। तो एजेंट है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जनरली एक मर्केंटाइल एजेंट होता है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने फाउंडेशन या सीपीटी पढ़ा है। जैसे कि मैं हूं, हाँ अरे ठीक है कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं हूं प्रिंसिपल। अब मेरा काम बहुत बढ़ चुका है, इतना बहुत अच्छे से मैं सब मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन इतना इतना बढ़ चुका है, कभी मुंबई जाना पड़ता है, कभी पुणे रहता हूँ, कभी नागपुर रहता हूँ, बड़ा मुश्किल जाता है अब। तो मैं सोचता हूँ यार एक काम करते हैं, अपने को इतने गुड्स भेजना पड़ता है, वहाँ पे भी गुड्स भेजो, यहाँ पे भी बेचो, यहाँ से वहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे कस्टमर्स को बराबर मैं गुड्स नहीं पहुँचा पा रहा, वहाँ अगर यहाँ पे रहूँ तो वहाँ पे नहीं पहुँचा पाता हूँ, तो मेरे को बड़ी फिक्र होती है। मेरे को याद आता है यार, अपना मुंबई में एक फ्रेंड था, बीकॉम ग्रेजुएट, जॉब ढूंढ रहा है, जॉब तो मिलने से रहा, बीकॉम किया है तो क्या मिलेगा, तो मैंने बोला चलो इससे बात की जाए। मैं उसको बोलता हूँ देख भाई तेरे को जॉब वॉब तो मिलने से रहा, तो एक काम कर, मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को भेजता हूँ यहाँ से गुड्स। तो मैंने बोला तेरे को मैं भेजता हूँ यहाँ से गुड्स, और ये जो गुड्स रहेंगे, गुड यानी अच्छे, ये जो गुड्स रहेंगे, ये गुड्स को तू वहां पे बेचना मेरे बिहाफ पे, तू मेरे बिहाफ पे इसको बेचना टू द थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज को सेल करना। वो बोलता है ठीक है। तो यहां पे इस व्यक्ति को मैंने जिसको अपॉइंट किया इसको हम बोलेंगे एजेंट, ठीक है। मैं हो गया प्रिंसिपल, वो हो गया एजेंट, ठीक है। यहां पे ये बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहा है इसीलिए इसको हम बोलेंगे मर्केंटाइल एजेंट। अब ये जो मर्केंटाइल एजेंट है ये यहां पे सेल करेगा। जैसे हम बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट, तो इसको ऑथोरिटी होती है किस किस चीज की? ऑथोरिटी टू सेल गुड्स, टू बाय गुड्स, टू कंसाइन गुड्स एंड टू प्लेज गुड्स, टू रेज सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। ये 4 अथॉरिटी इसको होती है। अब यहां पे समझो इसने सेल किया, सेल करके जो पैसा आया, बताओ ये पैसा किसका? प्रिंसिपल का। तो कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? एजेंट ने। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो किसके बीच में गया? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। यानी कल चल के अगर पैसे नहीं दिए जाते तो प्रिंसिपल क्लेम कर सकता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी को बोल सकता है कि मेरे को पैसा दो, ठीक है। तो ये अगर क्रेडिट सेल है, सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो पैसा रिकवर करने का अधिकार भी इसको मिल जाता है। जिस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया उसको हमने प्रिंसिपल बोला, और जिसको अपॉइंट किया गया वो एजेंट बोला।
यहां पे बताओ, जब मैंने एजेंट को अपॉइंट किया, क्या मेरे को कुछ देना या लेना पड़ा बदले में? तो नहीं, अभी नहीं, जब अपॉइंट किया तब की बात कर रहा हूं, तो नहीं। तो इसीलिए नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एजेंसी। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एजेंसी। क्रिएट करने में जरूरत नहीं होती, क्रिएट करने में, क्रिएट करने में, ठीक है, क्रिएट करने के टाइम एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाँ, बाद में जरूर होगा, जब इसने बेच दिया, तो यहां पे अब इसको पैसा मिलेगा। ये पैसा इसका नहीं है, ये जो पैसा आया, तो ये जो पैसा आया, ये पैसा इसका नहीं है, ये पैसा किसका है? ये पैसा है प्रिंसिपल का पैसा है, ठीक है। तो ये पैसा इसको वापस कर देगा, बट इसमें से वो कुछ पैसा काटता है। क्यों काटता है? हाँ, कमीशन काटेंगे, तो आपने पढ़ा था। तो ये यहां पे पैसा देगा, तो इसको ग्रॉस कितना आया वो देखेगा, उसमें से वो कुछ काटता है जिसको हम प्यार से बोलते थे एडवांसेस, इसमें से ये कुछ काटता है जिसको आप प्यार से बोलते कमीशन, इसमें से ये कुछ काटता है जिसको आप प्यार से बोलते एक्सपेंसेस, और इसके बाद जो भी बचता था वो उसको रेमिट कर देता था, जिसको आप प्यार से बोलते थे नेट रेमिटेंस। याद है क्या ऐसा कुछ? कंसाइनमेंट अकाउंट्स वगैरह कुछ याद आ रहा क्या? कंसाइनमेंट, गुड्स बेचा, ओनरशिप किसकी है गुड्स की? ओनरशिप है प्रिंसिपल की। ये भी एक प्रकार से बेलमेंट हो रहा क्या? हाँ, गुड्स की ओनरशिप इसकी है, पोजेशन इसको दिया, कुछ तो भी ऐसा हो रहा है, फिर ये उसको कुछ कार्य करेगा, बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर ये है, और ट्रांसफर क्या हुआ था? यहाँ पे आया था पोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, ऐसा है। अब यहां पे देखो, ये पैसा दिया और ये पैसा इसको मिला, इसको अपना कमीशन मिल गया। अब इसको फिक्र नहीं होंगी, क्योंकि देखो कल चल के अगर यहां पे ये पैसा नहीं देता थर्ड पार्टी, तो नुकसान किसका होता? प्रिंसिपल का, एजेंट का नहीं, प्रिंसिपल का नुकसान होता। और इसीलिए इसको तो कोई लेना देना नहीं, ये तो बेचेगा, लेकिन पैसे रिकवरी को कुछ ध्यान ही नहीं देगा। उल्टा यहाँ पे ये तो ऐसा गड़बड़ कर सकता है, जानबूझ के किसी को बेचेंगे और बोलेंगे देख पैसे मत देना, भग जाना, गायब हो जाना, अपन आधा आधा बांट लेंगे, तो ये तो गड़बड़ भी कर सकता है। इसीलिए ऐसे केसेस में कभी कभी बोला जाता है कि तुम खुद जिम्मेदार रहोगे, और उसके बदले उसको एडिशनल कमीशन भी दे दिया जाता है, डेल क्रेडर कमीशन। पता है यार आपको, तो कितना सही। तो ये वही था, ये आपने पिछले साल जो अकाउंटिंग पढ़े थे ना, वो एजेंसीज था। तो एजेंसी अगर आपको नहीं समझा है तो अकाउंटिंग मुश्किल जाती थी, आपको समझते ही नहीं था यार वो आखिर में स्टॉक इसके हाथ में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये ओनर है, स्टॉक इसका है। इसीलिए जब ये गुड्स बेचता था तब सेल की एंट्री नहीं मारता था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मारता था। फिर जब यहाँ सेल होते थे तब सेल की एंट्री होती थी, और अगर इसके पास भी गुड्स पड़े हैं तो ये गुड्स इसका स्टॉक है, इसीलिए उसके हाथ में जुड़ता था। तो ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था, जो कंसाइनमेंट पढ़ा ना आपने, वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं। तो ऐसा है। तो यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इन दोनों के बीच में। मींस यहां पे प्रिंसिपल कैन स्यू द थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी कैन स्यू द प्रिंसिपल, दोनों एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और एजेंट जो है ना, ये इससे बाहर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एजेंट ड्रॉप्स आउट। ड्रॉप्स आउट है ना, गिर जाता है बाहर जाके, ड्रॉप्स आउट जाता है, गिर जाता है, ड्रॉप्स आउट है ना, बाहर हो जाता है। जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बाहर हो जाता है। इसी का मतलब है कि वो सिर्फ कनेक्टिंग लिंक है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो जाता है? तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टीज। और इसीलिए प्रिंसिपल जो है इसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। थर्ड पार्टी का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। हाँ, क्या हो गया? बड़ा मस्ती करते हैं आजकल आप लोग। नहीं, ठीक है। और
एजेंट का कोई कॉम्पिटेंट होने की आवश्यकता नहीं। एजेंट कैन बी एनी पर्सन, क्योंकि एजेंट तो सिर्फ कनेक्टिंग लिंक है ना, तो एजेंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, एजेंट कैन बी एनी पर्सन। वो माइनर भी हो सकता है, पढ़े थे आपने पिछले साल, माइनर को भी एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। बट वहां पे आपने पढ़े थे कि बट प्रिंसिपल रन्स अ ग्रेट रिस्क व्हाइल अपॉइंटिंग माइनर एज हिज एजेंट, क्योंकि अगर नॉर्मल केस है, जैसे ये अगर मेजर है और इसने कुछ गड़बड़ किया, जैसे बारिश आ रही थी, इसने मेरे गुड्स पानी में पड़े रहने दिया, तो मैं इससे क्लेम कर सकता था। लेकिन अगर यहां पे ये माइनर होगा अगर, तो ऐसे केस में ये अगर कुछ गड़बड़ भी करेगा तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर ये माइनर है और मैं इसको अपॉइंट करता हूं तो मेरा रिस्क रहेगा, ये कुछ गड़बड़ करेगा तो मैं इससे रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपॉइंट किया जा सकता है बट रिस्क रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, ये सब एजेंसी मॉडल पे ही काम करते हैं। ये जो आप देखते हैं डोमिनोज, एजेंसी मॉडल पे काम करते हैं। उनकी कंपनी है जुबिलेंट फूड्स करके कंपनी है, तो आपको उसके शेयर्स खरीदना है तो खरीद के रख सकते हैं, अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, अच्छे रहते हो शेयर्स। बट फिर भी थोड़ा एडवाइस ले लेना चाहिए किसी से खरीदने के पहले। क्या ऐसे ही खरीद लिए, कभी कभी होता है अपन ने खरीद डाले और एकदम से गिर जाते हैं शेयर्स, तो इसलिए पहले जो एक प्रोफेशनल है जो इसमें डील करता है उससे आप एडवाइस ले सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छे शेयर्स होते हैं, लेकिन जितने भी ऐसे कंपनी के होते हैं ना, एफएमसीजीज बोलते हैं, या ऐसे खाने पीने वाले, एफएमसीजी है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे ब्रश वगैरह कर रहे हैं अपन तो रोज करते हैं अपन, एफएमसीजी, साबुन है, आईटीसी, तो एफएमसीजी, ये सब एफएमसीजी के शेयर्स जनरली बढ़ते ही हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें ग्रोथ ही होती है। क्योंकि आप बाकी चीज़ें छोड़ दोगे, आप कार नहीं खरीदोगे लेकिन आप नहाना नहीं छोड़ोगे, आपका बस चले तो छोड़ दो, लेकिन लेकिन ये सब चीज़ें, खाना पीना, ये नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ों का शेयर जो है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। बाकी जगह रिस्क है, बाकी का कुछ नहीं बोल सकते। कम्युनिकेशन में आपने पता लगा भारतीय एयरटेल लेके रख लिए और उधर वो रिलायंस जियो ने कुछ तो भी तबाही अनाउंस कर दिया और एयरटेल टूट जाएगा, तो कुछ भरोसा नहीं होता। तो यहाँ कोई भी मार्केट लीडर बन सकता है। लेकिन ये सब जो चीज़ें आईटीसी वगैरह, अब आईटीसी में भी रिस्क है क्योंकि तंबाकू बनाती है वो, तो आईटीसी का नाम ही है, तंबाकू बनाने के लिए बनाई गई थी वो। अब वो सब बना लेते, तंबाकू बनाती है। जितने भी आप सिगरेट पीते हैं, जो भी ये विल्स है, मालबोरो है, जितने भी फोर स्क्वायर है, ये सब जो भी आप जानते हैं वो सब आईटीसी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, बड़ी गोल्ड, छोटी गोल्ड, क्लासिक, मालबोरो और क्या क्या, ये सब मैं बोलते हैं ऐसा, गोदाम गरम और क्या क्या रहता पता नहीं, कुछ तो भी रहता। गोदाम गरम कैसा नाम है ना, अजीब ही। हम ब्लैक होती है कुछ तो भी, तो ये होता है। तो ये ज़्यादातर आप देखोगे आईटीसी के द्वारा बनाई गई है, उसका निर्माता आईटीसी है। तो आईटीसी अब तो सब बना लेता ना, छोटे से छोटे वो पिन से लेके सब कुछ भी बना लेते, तो ऐसा है। हाँ ठीक है, जाने दो। तो ऐसा है, ज़्यादा सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो खैर चलो, ज़्यादा क्या पीने नहीं चाहिए, छी होता है। कोई बोलेगा सर खराब होता है इसीलिए तो पी के ख़त्म करते हैं, वो भी है ना, खराब है। तो जैसे क्या है ना, बहाने चाहिए लोगों को। अब आप अगर किसी को समझाओगे तो भी समझते नहीं लोग, जिसको पीना है पीते। एक बार का केस है, एक ऐसा बहुत ज़्यादा पीने वाला बेवड़ा था, बेवड़ा बोलते अपन प्यार से उनको, तो हाँ ड्रंकर्ड बोलते हैं। तो वो बहुत पीते रहता था। एक बार उसको बड़ा, यानी उसकी बीवी बड़ी चिल्लाती, सुनता ही नहीं। फिर भी उसकी वाइफ आती, एक दिन बोलती चलो आज मैं भी पीऊँगी, चलो पैक बनाओ। तो आज वो भी बैठती साथ में, हाँ वो दो पैक बनाओ बोले आज, तो 2 पैक बनाते, चीयर्स करते, और ये खुद पीता, गुड़गड़ गुड़गड़ पी गया एकदम, बॉटम सब खत्म, बॉटम सब यानी खत्म। अब वो थोड़ा सा पी के देखती, छी कितना कड़ू है। अब वो बोलती कड़ू। अब वो बोलता तेरे को क्या लगता है मैं मजाक करता हूँ, मजे करता हूँ, तो कड़ू रहता है। बोले इतना कड़ू कड़ू घूट पीना पड़ता है। तो यानी उसमें भी मजा, कोई लोग मजा निकाल लेते, कोई लोग को सजा लगती है, वो तो अलग अलग है। और इसमें एक और जोक है, ये तो आधा था, हाँ ये जोक था। ये जोक था। एक और जोक है। एक बार एक वही सेम है, उसको फिर उसको ऐसा लगता है यार इतना गंदा गंदा है, फालतू पीते रहते हैं, फालतू मर जाएंगे, तो वो लेके जाती है उसको चर्च में। चर्च जाते हैं, चर्च में जो ये रहते हैं प्रीस्ट रहते हैं, उनको दिखाया जाता है, उनको बोलते हैं अरे ये देखो, ये थोड़ा समझाओ इनको। वो बोलते ठीक है। वो लाते बियर की बोतल लाते, उसका ग्लास में रखते, बियर डालते, उसमें फिर कीड़ा चलते रहता, कीड़े को उठाते ऐसे डालते उसमें,
कीड़ा थोड़ा तड़पता है ऐसा, हाँ मर जाता बाद में। अब वो पूछता है प्रीस्ट उसको, फादर बोलो बेटा कुछ समझे? तो बोले जी फादर बिल्कुल, अब ना मैं रोज़ पीऊँगा। बोले क्यों? ये तो मैं तुमको अच्छा समझा रहा था। तो बोले नहीं, पीने से ना पेट के कीड़े मर जाते हैं बोले। यानी क्या, हर जगह पॉजिटिविटी ला लेते लोग, जो करना है वो तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ बहाना बनाओ जो भी है। तो खैर छोड़ो, चलो वापस आते हैं, अब अपन पढ़ाई करते हैं। अरे इतकुशा है तो क्या मैं पढ़ा देता ना थोड़ा सा। चलो इतना सा, बस इतना सा, यहां तक, बस यहां तक। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट, एनी एक्ट फॉर अनदर, दूसरे के लिए वो काम कर रहा है, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। ठीक है, द पर्सन फॉर हुम सच एन एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो देखो, द कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी, इसीलिए हर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर रहा है कुछ कार्य करने के लिए, वो सब एजेंसी में कवर होंगे। ठीक है, जैसे आप जब सीए बन जाओगे तो आप एजेंसी में आप भी कवर होते हैं। जैसे किसी इनकम टैक्स का नोटिस आया किसी क्लाइंट को, और वो क्लाइंट आपको ऑथराइज करता है कि आप जाओ और आप जाके देखो कि क्या बोल रहा है असेसिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेटर ऑफ अथॉरिटी बनती है, जिसमें वो आपको अपॉइंट करता है क्लाइंट बोलता है मेरे बिहाफ पे ये आएंगे और ये जाके पूरी दलील पेश करेंगे, क्योंकि क्लाइंट को थोड़ी पता है इनकम टैक्स के प्रोविजंस क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं, तो वो आपको अपॉइंट करता है। ये भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके एजेंट हो। ठीक है, तो एजेंसी और एजेंट और प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे भी होता है। कभी कभी होता है आपको किसी को लेटर पहुंचाना था, आपने चिट्ठी लिख के अपने दोस्त को बोले भाई पहुंचा देना, तो वो खुद की तरफ से नहीं बोल रहा है, वो आपके लिए बोल रहा है। जैसे आपको लेटर पहुंचाना था, मेरे से शादी करेगी क्या, लिख के भेजे, आपको थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो आपके फ्रेंड की फ्रेंड है तो फ्रेंड के थ्रू पहुंचा दिए, तो यहाँ पे वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एजेंट हो गया। ठीक है, वो आपका एजेंट करके कार्य कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे बराबर नाम जरूर लिखना चाहिए, नहीं तो पता लग रहा कि चारा किसी और ने डाला और मछली कोई और ले गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नाम बराबर लिखना चाहिए अपना। खैर छोड़ो, तो हर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर रहा है कि ये करो मेरे बिहाफ पे, तो ये सब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखो, तो एजेंसी क्या है? एजेंसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप between one person and the another, where the first mentioned person brings the second mentioned person into legal relation with another, where the first mentioned person brings the second mentioned person into the legal relations with the other. ठीक है, तो others के साथ इसको legal relation में लाया जा रहा है। The function of an agent is essentially to bring contractual relations between the principal and third party. Contract यहाँ बना। In a way, therefore, an agent is merely a connecting link. ये connecting link है। After entering into contract on behalf of principal with third party, agent drops out, बाहर जाके गिर जाएगा, and ceases to be the party to the contract, and the contract binds the principal and the third party as if they have made it themselves. ठीक है, बस इतना सा है। General rules of agency ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन ने, ये जो डायग्राम है डायग्राम में सब कवर हो गया, बस एक बार घुमाना है। देखो मैंने बोला था कौन एजेंट हो सकता है, कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है, कंसिडरेशन होना कि नहीं होना, सब पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, अगर आप इतना मना कर रहे हो तो जाने दो, आप भारी पड़ गया होगा अगर, तो आज अपन कंप्लीट करते हैं आज का। समझ गया ना यहाँ तक? देखो जब भी आपका मेन स्विच ऑफ हो रहा है ना, उसके पहले बता देना। हाँ वो होता है, नहीं तो पता लगा मेन स्विच ऑफ हो गया, बैठे इधर और अपना, हाँ तो भी समझा ना, ऐसा थोड़ी है। मेरे को पता है कहाँ तक समझ जाएगा, तो जब तक डायग्राम्स बनाने की बात है वहाँ तक तो समझ ही जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद और डायग्राम्स बनाते जाया करो, डायग्राम्स बहुत काम की चीज़ है। आप गारंटी उठा लो, कोई भी उठा लो, बिना डायग्राम के दिक्कत जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन अपनी कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।